Okay, good evening, everyone. So, Good evening, sir. yes, good evening. So, this will be lecture number 3. Okay, and the date is May 15, right? Okay. So, have you tried your homework, especially the 3 questions given in the last class? मतलब डाउट है या नहीं? अगर डाउट नहीं है तो वी कैन गो अहेड. अगर डाउट सर है, वो सर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी इतने अच्छे से क्लियर नहीं हुई थी. ओके, गुड टू टेल है ना. हाँ, मतलब ऐसे बताओगे तो अच्छा रहेगा, सो दैट, क्योंकि हमने सिर्फ क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया था डायरेक्टली. हाँ, सर साहू के क्वेश्चंस बने थे कुछ, साहू के हो गए थे ऑलमोस्ट 70%. सर असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे तो वो नहीं हुए थे इतने सारे. हाँ, आराम आराम से कीजिए. जैसे क्या है कि असाइनमेंट जैसे है तो आराम आराम से कीजिए. मतलब जब भी जैसे हो ना, मतलब जैसे भी तुम्हें समझ आए, मतलब जब टाइम मिले. अभी असाइनमेंट क्योंकि टाइम लगेगा पूरा कंप्लीट करने में, क्योंकि अभी हमने बहुत कुछ किया नहीं है. तो असाइनमेंट में बहुत सारे वैसे क्वेश्चंस भी हैं जो हम मे भी डिस्कस करेंगे बाद में. तो असाइनमेंट अभी प्रायोरिटी नहीं है, मेन है अभी. जैसे आपने सभी लोगों ने साहू वाली बुक की एक्सरसाइज की है, उसमें अगर डाउट है तो पूछो, क्योंकि चैप्टर सर 1. उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए थे साहू वाली बुक. ओके. और दूसरा चीज था, जो 3 क्वेश्चन हमने होमवर्क दिए थे, होमवर्क क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन, उसमें कोई डाउट है तो बताओ. और जिन लोगों ने नहीं किया है, सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं बना है सर, ओके. बेस एंड ऑल्टीट्यूड वाला तो बता दीजिए. और जो लोग वेट कर रहे हैं बाद में करेंगे या अच्छा वक्त आएगा तो वेट करेंगे, तो अच्छा वक्त नहीं आएगा, है ना. बाद भी कभी नहीं आता है. सो जस्ट यू हैव टू डू इट नाउ, है ना. जब भी तुम्हारे मन में आता है होमवर्क है करना है तो उस टाइम ही करो, है ना. सो बाद कभी नहीं आएगा. ओके. सो समटाइम्स लेवर, है ना, हम सोचते हैं ना समटाइम्स लेटर कम्स नेवर, वो वाली बात. ओके, चलो मैं क्वेश्चन देखता हूँ क्या था. तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. लास्ट लेक्चर ये हुआ था ना, या. तो इसमें जो है, द फर्स्ट वन वाज 2 पॉइंट आर chosen at random on a line of unit length. मैं सॉल्व करा देता हूँ ताकि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम पहले भी तुमने नहीं किए होंगे बीएससी में या उससे पहले भी, क्योंकि ये सब थोड़ा सा न्यू है. जैसे लास्ट क्लास में हमने वो क्वेश्चन किए थे ट्रायंगल वाला, तो वो भी बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट रहा होगा. कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी फैमिलियर होगा, बट मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. चलो ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ. तो उससे क्या है, जिन लोगों ने किया उनका रिवीजन हो जाएगा, या वो आंसर मैच कर लेंगे. जिन लोगों ने नहीं किया है, यू कैन डू इट नाउ. ठीक है. तो क्या बोलता, 2 पॉइंट्स आर चूजन एट रैंडम एंड ऑन अ लाइन ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब 0 1 का इंटरवल ले लेते हैं. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट each of the line segment so formed will have length more than 1/4, ना. Probability that each of the line segments so formed will have the length more than 1/4. Please, हाँ, या कुछ missing about? So let me match. Each of the 3 line segments so formed will have length more than 1/4. Okay, तो किसी ने किया है तो बताओ. देखो ये सिमिलर ही है ना. जो लेंथ है, each of the line segments so formed will have length more than 1/4, है ना. तो इसका आंसर कितना है सर? आंसर तो मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा. तो अगर तुम लोगों के पास बुक है, ये रहते में एक साइज में 1.3 एक्सरसाइज में 7वां क्वेश्चन है. तो आई हैव टू सी. तो 1.3 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन.
1/16 बुक में गिवन है आंसर में। तो ये सॉल्यूशन नहीं है इसका, है ना, तुम्हें खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, जस्ट देव आंसर्स। ओके, तो देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ। आज प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास ही रखते हैं, और भी क्वेश्चंस करेंगे आज डिफरेंट टाइप के। ओके, तो दूसरा टाइप, ठीक है। देखो तो पहले होमवर्क वाले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें ये बोला गया है कि एक यूनिट लेंथ का लाइन सेगमेंट है ना, उस पर तुमने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, ठीक है ना। सो 2 points are chosen at random on a line of unit length. Find the probability that each of the line segment so formed will have length more than 1/4. तो जैसे अज्यूम करो, ठीक है, तो सपोज दिस इज x, दिस इज y, तो लेंथ क्या होगा? टेल मी द लेंथ ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट का लेंथ कितना होगा? सर x हाँ, x - 0 x, राइट। और इस पार्ट का लेंथ कितना होगा? y minus हाँ, x y - x। और इस पार्ट का लेंथ कितना होगा? सर y 1 1 - y, है ना। a to b के बीच का लेंथ होता है b - a। ओके, अब अभी मैंने x पहले लिया, y बाद में लिया, तो एक केस ये है। तो इस केस में क्या है कि व्हाट आर द लेंथ्स, तो लेंथ एक्चुअली जो है ईच लेंथ शुड बी लेस देन 1/4, ऐसा बोला है, ठीक है ना। और तो मतलब मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट ईच लेंथ शुड बी मोर देन 1/4, है ना, मोर देन 1/4। तो x इज मोर देन 1/4, y - x इज मोर देन 1/4, और 1 - y इज मोर देन 1/4। तो मेन है इसका आप ग्राफ बनाना, तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा कि ईच, ऑब्वियसली सब लेस देन 1 होगा, है ना, क्योंकि ईच पार्ट का लेंथ 1 है, तो दे कैन नॉट बी मोर देन 1। मतलब टोटल लेंथ जो है तीनों का सम जो है एक्चुअली वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो तीनों का सम जो है वो भी लेस देन क्या होगा? 1 ही होगा ना। तो यू कैन ऐड देम, ऐड ऐसे भी करोगे तो क्या आएगा ऐड करके? देखो ऐड करके 1 ही आ रहा होगा, है ना। मतलब ईच पार्ट x प्लस y - x प्लस 1 हमने ऐसे लिया है, तो ऑब्वियसली दे विल बी, ठीक है। तो ईच पार्ट शुड बी लेस देन 1, इसमें कोई वो नहीं है, दिस विल बी मस्ट बी लेस देन 1 ऑब्वियसली। ओके, तो इसका ग्राफ बना सकते हो क्या? ये थोड़ा सिंप्लीफाई करें। देखो मैं फिर से लिखता हूँ, व्हाट दे वांट टू टेल कि ईच पार्ट लेंथ शुड बी मोर देन 1/4, सो दिस इज मोर देन 1/4, y - x इज मोर देन 1/4, और 1 - y इज मोर देन 1/4। और ऑब्वियसली ईच पार्ट का लेंथ तो 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता है, बिकॉज देयर आर पार्ट ऑफ दिस, सो ठीक है, ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा। ओके, तो यहाँ से अब क्या करते हैं, ग्राफ बनाने का अगर है तो डायरेक्टली यू कैन मेक, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो सिंप्लीफाई, लास्ट वाले को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1 सब्ट्रैक्ट कर लो ईच साइड से, तो माइनस बाई सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच साइड, इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1 - 1 इधर 0 हो जाएगा, वहाँ 1 सब्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, और हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, -1 कर रहे हैं, तो 1 - 1 0, 1 - y -1 -y बचा, और 1/4 -1 कितना होगा? यहाँ होगा 1/4 -1, हम सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ईच साइड, तो 1/4 -1 कितना होगा? -3/4। सो ये -3/4 है, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसको अगर मॉडिफाई कर लो, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ऐसा है, रफली आया, ठीक है। ओके, और यहाँ से यही है x बिटवीन 1, ये तो वही रहेगा, x बिटवीन 1/4 एंड 1, और यहाँ से है y - x बिटवीन 1/4 एंड 1। ओके, अब इसका मेन है ग्राफ बनाना। तो इनइक्वालिटीज का ग्राफ कैसे बनाते हैं? तो ये सब तुम लोगों को पहले से पता होगा, इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इनइक्वालिटी की जगह हम इक्वालिटी ले लेते हैं, फिर उन लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक जैसे ये है, फर्स्ट वाले में क्या है, x मोर देन 1/4 लेस देन 1 है, तो मीन्स x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बना लेंगे। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, पहले हमारे पास एक्स वाई के लिए चॉइसेस क्या है, तो एक्स वाई कैन बी इन बिटवीन 0 एंड 1, तो जो सैंपल स्पेस है ऐसा है 0 1, इस तरह से। तो ये जो
स्क्वायर है, दिस इज अ सैंपल स्पेस। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है इसके लिए। तो x x इज इक्वल टू 1/4 की लाइन क्या होगी, जैसे ये मान लो 1/2 है और 1/2 का हाफ होगा 1/4 होगा। सो यू कैन ड्रॉ अ लाइन ऐसा, तो x इज इक्वल टू 1/4 होगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 की तो यही लाइन है, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके, इस बीच का पोर्शन हमें कंसिडर करना है। फिर नेक्स्ट पहले इसको बना देते हैं, y बिटवीन 0 एंड 3/4, तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसके करस्पॉन्डिंग टू लाइंस ड्रॉ किया, x इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1, इसके बीच में रहेगा ग्राफ। यहाँ होगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या होगा, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3/4। तो पहले मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज y इज इक्वल टू 0, मतलब y यहाँ पे 0 है, और y इज इक्वल टू 3/4, तो ये 1/2 है, 3/4 इसके बीच में आएगा। सो दिस लाइन इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 3/4, तो इसके बीच में हमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो अब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4 का ग्राफ बनाओ। कैसे बनाओगे, तो x को 0 रखेंगे, y क्या आएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4 है, ठीक है। तो x को हम 0 पुट करते हैं, सो व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 0, y विल बी 1/4। तो x जब 0 है तो y 1/4 है, तो y 1/4 इधर होगा। सो ये एक पॉइंट है, x 0 y 1/4, ओके। जब हम x को मान लो y को 0 रखते हैं, तो x होगा तुम्हारा -1/4, तो ये नीचे आएगा, तो बेटर हम राइट साइड में कंसिडर करना चाहेंगे। तो x को चलो मैं 1/4 रख के देखता हूँ, ठीक है। x को अगर 1/4 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये ग्राफ बना तुम लोग ऑलरेडी आता है, जस्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो x को अगर हम 1/4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 1/4 प्लस 1/4 1/2, तो 1/2 यहाँ है, मतलब यहाँ से पास करेगा, ठीक है। x से 1/4 तो y, तो और x को अगर 1 पुट कर दो, तो x को तुम 1 पुट करोगे, y की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, ओके। और x को अगर हाफ पुट करो 3/4 होगी, तो इस लाइन को हाफ पे काटेगी, तो ये अप्रॉक्स ऐसा होगा, ये लाइन है, ठीक है। सो ये है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। और नेक्स्ट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, देखिए ना, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो x को 0 पुट करोगे y 1, ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। x को 0 y 1 ये पॉइंट होगा, और y को 0 पुट करोगे x माइनस उधर जाएगा, तो मैं राइट साइड में लेना चाहता हूँ। x को क्या पुट करना चाहोगे, अगर मैं x को 0 पुट किया तो y 1 मिला मुझे, और x को अगर 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 होगी, है ना। और x माइन y 0 है तो x -1 है, तो मतलब ये कुछ इधर जाएगा, ऐसा कुछ होगा, अगर आप इसी के पैरेलल, ठीक है। डायरेक्टली तुम पैरेलल से भी देख सकते हो, y माइनस एक्स इज 1, मतलब इस बीच में ही होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे बोल सकते हो, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब क्या, अभी कौन सा रीजन आया, कोई किसी को दिख रहा है, जैसे था y की वैल्यू इसके बीच रहेगी, ठीक है। x की वैल्यू इस लाइन और इस लाइन के बीच रहेगी, और ये इसका ऊपर होगा, तो अभी से तुम्हें दिख रहा होगा इसका नीचे आना है, तो ये वाला पोर्शन है, ट्रायंगल समझ आ रहा होता है, जो मैंने सेट किया है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना है अभी, तो बताओ। 1/3। 1 बाई इस ट्रायंगल का एरिया 3, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देखो तो ये इसका लेंथ कितना है, यहाँ हाफ, ओके ओके, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका देखो क्या है, एक्चुअली 1/2 और 3/4 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1/2 और 3/4 के बीच का डिस्टेंस 1/4। 1/4, एंड यहाँ फिर से 1/4 और 1/2 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, अगेन 1/4। तो ये एक्चुअली अभी 1/2 इंटू, एक्चुअली ये एक पार्ट आया है, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, देखो, तो ये एक केस होता है जब तुमने अज्यूम किया है कि x लेफ्ट साइड में है ना। दूसरा केस ये भी तो हो सकता, मतलब यहाँ तुमने फिक्स कर दिया कि x की वैल्यू 1/4 से ज्यादा होगी,
बट एक्स वाई तो आर्बिट्री वेरिएबल है। दूसरा केस जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था। सो सेकेंड केस ये इस पार्ट का एरिया है। सिमिलरली जो सेकेंड केस होगा, एक्चुअली मैं बता देता हूँ, सेकेंड केस में क्या होगा कि यू मे अज्यूम 0 1 का लेंथ है, यू मे टेक y हेयर एंड x देयर। इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ तुमने फिक्स कर दिया x की वैल्यू मोर देन 1/4 है, और यहाँ y की वैल्यू क्या आई, लेस देन 3/4 है। लेकिन दूसरा केस भी पॉसिबल है जब y इधर हो सकता है, x तुमने उधर चूज किया, मतलब y जो है ये समझ लो हाफ से पहले है और x हाफ के बाद है। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, आइदर दिस और दिस, यू आर सेलेक्टिंग टू नंबर एज x एंड y। तो x मे बी बिफोर y और y मे बी बिफोर x। तो इन और सिचुएशन तुम्हें पता है ऐड करते हैं, तो इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी ये मिली है। सेकेंड पार्ट जब इसको करोगे सेम होगा, इसका लेंथ क्या है y, इसका लेंथ क्या है x माइनस वाई, इसका लेंथ क्या है 1 माइनस एक्स। अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे ही आएगा, ग्राफ ड्रॉ करोगे अप्रोक्स ऐसा आएगा, और फिर से इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसी पोर्शन बनाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर आएगा ये वाला ट्रायंगल है। मतलब दूसरे पार्ट में मैंने ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है, तुम इसको करके देखना क्लास के बाद खुद से, तो ये वाला पोर्शन मिलेगा तुम्हें। और इस ट्रायंगल का एरिया भी जो होगा कितना आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का एरिया था, मतलब A1 बोल देता हूँ इसको मैं। और A2 जो होगा सेकेंड एरिया जो बिलो पार्ट है, उसका भी आंसर इतना आएगा, हाफ इंटू 1/4 इंटू 1/4, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था, प्रोबेबिलिटी दैट जो नंबर्स तुमने सेलेक्ट किए दैट नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, ईच लेंथ शुड बी लेस देन दिस। और सेकेंड केस में यहाँ होता y इज बिटवीन, लाइक अगर यहाँ लिखूँ मैं y बिटवीन 0 एंड 1/4, x माइनस वाई बिटवीन 0 एंड 1/4, ठीक है, और 1 माइनस एक्स बिटवीन 0 एंड 1/4। सॉरी मोर देन था ना शायद, मैंने उल्टा लिख दिया, इट वाज मोर देन 1/4 ना, तो मोर देन 1/4 मतलब मोर देन 1/4 लेस देन 1, ठीक है। सो मोर देन 1/4 लेस देन 1, मोर देन 1/4 लेस देन 1, मोर देन 1/4, और होगा ये लेस देन 1। मतलब each length should be this, either this is situation or this is, there are two possibilities. So in case of two possibility you will find the probability of each part and then you will add it. So in that case तो probability था कि length of each part more than 1/4। तो यहाँ दो सिचुएशन आया था ना, इन वन सिचुएशन यू गॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। हाँ बोलो। सर बोल रहे सर एक बार रीजन सिलेक्शन वाले बता दीजिए ना सर, वो एक बार नहीं क्लियर हो पा रहा है सर। रीजन सिलेक्शन क्लियर नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा तुम इंटीग्रल कैलकुलस में ये बताया जाएगा, ये सब चीजें तुम्हें पहले से भी आना चाहिए। ये नहीं तुम्हें सर वो नहीं हम्म, सर, वो एक्चुअली सर ये जो सेलेक्ट किए ना सर, तो बस वो हमको मतलब हमको दिख नहीं रहा है सर ग्राफ से, इसीलिए हमको नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है बार बार। अच्छा देखो अभी दोबारा समझ आएगा। जैसे ये वाली लाइन है, इसका नाम है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लाइन है x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या था यहाँ पे, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, यहाँ इसने बोला था x 1/4 से 1 के बीच है, ओके। तो x इज इक्वल टू 1/4 की भी लाइन बना देता हूँ मैं। तो यहाँ हाफ है, यहाँ ये है, ये सिंपल दो पोर्शन के बीच का तुम्हें पार्ट देखना है भाई। ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऐसे क्वेश्चंस होते थे जहां तुम्हें कांस्टेंट दिया होता था, एलपीपी में लोअर क्लास में तुम्हें अगर याद हो, एलपीपी में तुम क्या करते थे, सेम तुम रीजन सेलेक्ट करते थे, कॉमन फिजिबल रीजन कौन सा होगा, तो वही मैं भी कर रहा हूँ कि सबके बीच में कौन है, या यही इसी में अगर देखना हो तो एक्स की वैल्यू थी, इसको ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू थी 1/4 से 1 के बीच, तो एक्स की वैल्यू 1/4 से ज्यादा थी, 1 से, इसके इससे राइट में होगा और इसके लेफ्ट में होगा। अब y के लिए आओ, पहले y के लिए देख लो, तो यहाँ से y की वैल्यू ये आई थी 0 to 3/4, तो y मोर देन 0 होगा, लेस देन 3/4 होगा, तो लेस देन 3/4 ये नीचे आएगा, ठीक है। तो मतलब इस साइड है, अब इसको नीचे आना है। और फिर इस वाले पार्ट पे आओ जो y माइनस एक्स था, y माइनस एक्स वॉज मोर देन 1/4 लेस देन 1, सो मोर देन हाँ वन सर बाई ठीक है फोर सर, समझ ऊपर गया सर। और लेस देन 1। तो कॉमन तुम देखो, हाँ सर सब ठीक है सब सर। में कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है, तो ये वाला पार्ट मिलेगा तुम्हें सब में कॉमन, ठीक है। तो वो तुम ग्राफ बनाओ, फिर देखो उसके बीच का पोर्शन कौन सा है, एरो लगा लो। और ये सब थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसे एलपीपी में तुमने पढ़ा होगा, जब तुमने ऑपरेशन रिसर्च में पढ़ा होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, तो उसमें जाके ये चीजें आती हैं। अच्छा फिर भी क्लियर नहीं तो एक दो ऐसे इनइक्वालिटी अपनी मर्जी से लिख लो और उसको ट्राई करो ड्रॉ करने का, ठीक है। उसके बाद अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट ईच पार्ट लेंथ इज लेस देन 1/, मोर देन 1/4। तो इसके लिए क्या है, जैसे तुम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जानते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, लेकिन यहाँ पे ये प्लेन का प्रॉब्लम है, मतलब
2D का प्रॉब्लम है ना, जैसे लेंथ, यहाँ पे तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं करने हैं, ये सैंपल स्पेस अनकाउंटेबल है, मतलब सैंपल स्पेस जो है वो अनकाउंटेबल है, तो सैंपल स्पेस यहाँ एरिया पे बात होगा, जब अनकाउंटेबल और 2D में प्रॉब्लम है तो एरिया पे बात होगा, मतलब एरिया ऑफ सैंपल स्पेस क्या है, तो सैंपल स्पेस वॉज 0 to 1 0 to 1, ठीक है। एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0 to 1। अगर मैं इस क्वेश्चन में लिखता व्हाट इज सैंपल स्पेस ओमेगा, तो ओमेगा इस क्वेश्चन के लिए होगा इंटरवल 0 1 क्रॉस 0 1 ये, या अगर मैं इसको सेट फॉर्म में लिखूं तो x कॉमा वाई सच दैट, उसमें दिया है तुम्हें x बिटवीन 0 and 1, y बिटवीन 0 and 1, ये दूसरा तरीके से लिखने का तरीका है। दिस वाज द सैंपल स्पेस, यू हैव टू सेलेक्ट टू नंबर्स इन सच अ वे that lie between 0 and 1 and they divide the interval into 3 parts and each part should be more than 1/4 length. So in that case तुमने ग्राफ ड्रॉ किया तब एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स, सो ईच ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यही एरिया दूसरे वाले ट्रायंगल का आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और अपॉन एरिया ऑफ द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या था, बेस भी इसका लेंथ 1 है और हाइट लेंथ भी 1 है, ठीक है, तो 1 इंटू 1 ए स्क्वायर का एरिया, तो फाइनली तुम सॉल्व करोगे तो 1/32 प्लस 1/32 2/32 जो कि 1/16 है, ये आंसर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन के सिमिलर ही था, तो क्लास के बाद तुम लोग क्या करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, इसमें मत देखो सॉल्यूशन मैंने क्या किया, बस क्वेश्चन देखो, खुद से ट्राई करो, तो ट्राई करोगे तो समझ आ जाएगा। सो तुम्हें माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि मान लो तुम्हारे पास सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन बिना सॉल्यूशन के तुम कर पाओ, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, है ना, बिगिनिंग में चीज़ें डिफिकल्ट होती है, लेकिन थोड़ा ट्राई करने के बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी। सर सेकंड केस में y इज ग्रेटर देन x लिया है। हाँ हाँ, एक ही सेकेंड, जो area- नहीं नहीं, जैसे फर्स्ट केस में x छोटा था y से, x लेफ्ट में था y राइट में था, ठीक है, और सेकेंड केस में y लेफ्ट में है और x राइट में है ओके सर ओके। ना, दो पॉसिबल, तो वैसे ही सेम आएगा, जैसे ऊपर जैसे ट्रायंगल आया वैसे ही नीचे ट्रायंगल आएगा। और यही चीज़ मैं लास्ट क्लास में भी किया था, तुम्हें यू वांट टू सी, सो वहाँ भी यही हुआ था, हमने जब ये ट्रायंगल वाले क्वेश्चन किए थे, सो सेम थिंग हैपेंड देयर, देखो जैसे जो ऊपर ट्रायंगल आया था उस उतना ही एरिया नीचे भी आया था, दो पार्ट में, यहाँ भी हमने दो पार्ट कंसिडर किए थे। वन केस वाज व्हेन एक्स इज लेफ्ट टू द वाई, और सेकेंड पार्ट वाज वाई इज लेफ्ट टू द एक्स, सो ये दोनों का ऐसे ग्राफ आया था। ओके, चलो एक दो और क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा। सबसे बेस्ट वे कि तुम खुद से एक बार घर पे करो, तब और बेटर समझ आएगा, क्योंकि खुद को कन्विंस करना सबसे मुश्किल काम होता है ना, क्योंकि तुम्हें खुद समझ आ गया ना, जब मैं बोलूंगा तुम हाँ बोल दोगे, लेकिन खुद को तुम झूठ नहीं बोल सकते, ये चीज़ है, तो एक बार बार प्रैक्टिस करो, नहीं हो तो फिर पूछना, फिर अगले क्लास में करेंगे। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन क्या था, कोई बताओ पढ़ के, अगर किसी को याद है, या PDF खोल के पढ़ो, क्या है, आई थिंक मेरे पास होगा, उसको हिंट बताओ। सो ये क्वेश्चन था, द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर ऑब्टेन्ड बाय पिकिंग पॉइंट्स, यही क्वेश्चन था ना। यस सर। So the base and altitude मतलब height, base and height of a right triangle are obtained by picking points randomly from interval 0 1, है ना, and respectively, मतलब 0 1 interval से लिया, so that और क्वेश्चन में लिखा होगा find the probability that area of the triangle so formed will be less than 1/4, what is the probability of area of the triangle is less than 1/4, ऐसा लिखा होगा, ठीक है। तो जिन लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है तो you can see it once. So for that, you can see the question. Second question, the base and altitude of a right triangle. Okay, so the base and altitude of a right triangle are obtained by picking points randomly from interval 0 1, मतलब हमने दो लेंथ सेलेक्ट किए ना, लेंथ ऑफ बेस एंड हाइट, ऐसा समझिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म्ड इज लेस देन 1/4। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करोगे, मतलब लेंथ तुम 0 1 के बीच का कोई एक नंबर सेलेक्ट करो, मतलब यू विल टेक वन नंबर बिटवीन 0 and 1 दैट विल बी लेंथ हाइट, मतलब वो तुम्हारा लेंथ होगा ट्रायंगल का, या बेस होगा, लेंथ ऑफ बेस, एंड एक और नंबर सेलेक्ट करो 0 1 के बीच का, दैट विल बी लेंथ ऑफ हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम्हें पता है ना, जैसे मैं ऐसे समझा देता हूँ दूसरे वीडियो में देखो।
सो क्वेश्चन क्लियर है ना कि वी हैव टू सेलेक्ट टू नंबर, वन विल बी लेंथ ऑफ द बेस, अदर विल बी लेंथ ऑफ द हाइट. So the question to you is, what is the probability that area of triangle will be less than 1/4? Less than 1/4. So see, again हमें टू नंबर सेलेक्ट करना है. ऐसे क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मैंने थोड़ा चेंज किया था. क्वेश्चन ऐसा था कि टू नंबर्स या लेंथ एंड बेस ऐसा था. मतलब तुम्हें लेंथ लेना है 0-1 के बीच का. सो यू हैव टू सेलेक्ट लेंथ बिटवीन 0-1 एंड वही बात है, और हाइट बिटवीन 0-1. ठीक है. और इस तरीके से तुम्हें राइट ट्रायंगल बनाना है और एरिया होना चाहिए लेस देन 1/4. ओके. तो चलो लेंथ तुमने x ले लिया सपोज. ओके. सो यू सेलेक्ट एनी नंबर बिटवीन 0 and 1. देखो सिंपली, सो लेट यू सेलेक्ट x बिटवीन 0 and 1. ठीक है, एनी नंबर. और y यू सेलेक्ट बिटवीन 0 and 1, एनी नंबर. ओके. सो ये दिख रहा है, x इज एनी नंबर बिटवीन 0 and 1 एंड y इज एनी नंबर बिटवीन 0 and 1, सच दैट जो बेस का लेंथ है वो x है और हाइट जो है वो y है. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया तुमसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज लेस देन 1/4. फाइन. सो पहले ये बताओ एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल होगा क्या. ये तो क्वेश्चन तो फाइंड करेंगे जब मुझे एरिया पता हो. सर Yes. हाफ BH. हाँ ठीक है. तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, तो इसको मैं बाद में लिखूंगा, पहले हमें एरिया फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है कि अगर लेंथ x है, बेस y है, तो हाफ इंटू x इंटू वाई, मतलब xy/2. ठीक है. ओके. अब एरिया इज xy/2. अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, एरिया इज लेस देन 1/4, मतलब प्रोबेबिलिटी x इंटू वाई y/2 लेस देन 1/4. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 2 काट दो, xy लेस देन 1/2. ओके. अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, देखो तो xy जो तुम्हारा नंबर था, अगेन आई विल से कि x इज अ नंबर बिटवीन 0 and 1. अब यहाँ इंटरवल से मतलब लेंथ से कोई चक्कर नहीं है उसका. हमने x बेस लेंथ है और y हमारा वो लेंथ है, मतलब x छोटा है y से, y छोटा है x से, यहाँ कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है. एक लेंथ है, एक बेस है, एक हाइट है. सो सपोज हमने x इस बीच का कोई नंबर सेलेक्ट किया. ठीक है, x एक्सेस है ये, x की पॉसिबल वैल्यूज, और y एक्सेस, y इस बीच का कोई नंबर होगा. ओके. तो फिर से सैंपल स्पेस हमारा वही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ये सैंपल स्पेस जो मैंने बनाया है. अब क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी xy लेस देन 1/2. तब तुम्हें क्या करना है, फिर से दिस इज योर सैंपल स्पेस. नाउ यू वांट टू फाइंड द पोर्शन वेयर दिस लाइज. सो xy एक्चुअली 0-1 के बीच का नंबर है. जो देखो x इज बिटवीन 0 and 1, y इज बिटवीन 0 and 1. सो प्रोडक्ट जो होगा x इंटू वाई ऑब्वियसली मोर देन 0 होगा, मतलब x y दोनों पॉजिटिव नंबर है ना, तो x इंटू वाई मोर देन 0 होगा. अब मुझे क्वेश्चन ये बताओ, जैसे ये इनइक्वालिटी है, तो xy इज इक्वल टू 1/2 का ग्राफ कैसा होता है. क्योंकि इनइक्वालिटी, तो मुझे जब भी ग्राफ इनइक्वालिटी का बनाना है, रीजन सेलेक्ट करने से पहले, तो पहले मैं इक्वालिटी बना लूंगा उसको. तो मुझे ये बताओ xy इज इक्वल टू हाफ का ग्राफ कैसा होगा. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा. हाँ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा. तुम्हें आइडिया अगर नहीं है जिसको, तो अलग अलग पॉइंट लेके चेक कर लेना. जैसे मान लो टेबल बना लिया मैंने ऐसा, अगर तुम्हें नहीं पता है डायरेक्टली, तो x को 1 रखते हैं, 0 मत रख, 0 नहीं रख सकते. तो x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ. x को 2 पुट करोगे तो 2 नहीं रखते हैं, 2 रख सकते हैं, लेकिन चलो 2 अगर आइडिया मिल जाएगा 2 पे वैल्यू कहाँ जाएगी. तो x को 2 पुट करोगे, y की वैल्यू 1 आएगी. अरे एक मिनट, x को 2 पुट करेंगे y कितनी आएगी, 1/4. हाँ 1/4. देखो भाई, सीखना है तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, ऐसी है ना. सो यू हैव टू कंसंट्रेट हेयर. एंड डाउट है अगर है कहीं पे तो पूछना, ठीक है, उससे तुम्हारा भी डाउट क्लियर होगा, बाकी लोगों का भी क्लियर होगा. अच्छा, x को अगर मैं 1/2 लेता हूँ तो 1. 1, और x को 0 ले नहीं सकते क्योंकि 1 नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो x को हमने 3 नंबर लिया, एक 1 लिया है, एक 1/2 लिया है, एक 2 ले लिया है. ओके. x को अगर मैं 1/4 लेता हूँ तो क्या आंसर आएगा, या मैं क्या बोला, हाँ x को 1/4 सेलेक्ट 2 करता आ जाएगा. हूँ.
2 आएगा सर। 2 आएगा। ओके फाइन। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको जरा पॉइंट प्लॉट करो इस ग्राफ पे, आपको समझ आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 1/2 होगा, इधर ये 1/2 है, और 1/2 का हाफ लेते हैं तो 1/4 आता है, 1/4 आता है। ये सब ग्राफ तुम्हें वहाँ भी आएगा, इंटीग्रल कैलकुलस में भी आता है ना, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वहाँ पे आता है, या वेक्टर कैलकुलस में जो है ना डिफरेंट थ्योरम्स हैं, उन सब में भी ग्राफ बनाना पड़ता है, जैसे ग्रीन्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, उन सब में भी ये सब आएगा, वहाँ भी वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस में ग्राफ बनाने का। तो ओके, तो बताओ इसका अप्रोक्सीमेट आइडिया लेते हैं कहाँ पॉइंट जाएगा। तो एक्स को जब हमने 1/4 पुट किया, एक्स को 1 रखा तो वाई 1/2 आएगा, तो एक्स तो 1 तो आगे है, तो 1 पे वाई की वैल्यू 1/2 आएगी, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट होगा। फाइन, एक्स को 2 पुट करेंगे तो वाई 1/4 जाएगा, 2 तो आगे नंबर है लेकिन हम आइडिया ले सकते हैं ग्राफ कैसा होगा। 2 पे वैल्यू जाएगी 1/4, तो मतलब ये अप्रोक्स इधर आएगा। ओके, और एक्स को तुम 1/2 पुट करे तो वाई 1 आ रहा है तुम्हारा, एक्स को 1/2 पुट करे तो वाई 1 आ रहा है, दिस पॉइंट एक्स जब 1/2 है तो वाई 1 है, और एक्स को जब हम 1/4 ले रहे हैं तो वाई की वैल्यू अगेन 2 आ रही है, तो वाई की वैल्यू 2 मान लो इधर आएगी यहाँ। सो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो मैं ऐसे बता देता हूँ डायरेक्टली, जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू सी है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, डिपेंड करता है नेगेटिव वैल्यू तुम ले रहे हो नहीं ले रहे हो, हमारे पास नेगेटिव क्लॉज नहीं, इसलिए हम नेगेटिव साइड नहीं बनाएंगे। तो ये इसका होता है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, या तुम्हें अगर याद हो 1/x का ग्राफ भी ऐसे ही होता है, क्योंकि वो भी इसी पे आता है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1, तो वाई बराबर 1/x आएगा, तो उसका ग्राफ ऐसा है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है हमारा, दिस इज लेस देन हाफ, तो मुझे सेलेक्ट करना है कि कौन सा पोर्शन चाहिए, मुझे ऊपर वाला पोर्शन चाहिए या नीचे वाला चाहिए। अब मुझे तुम लोग बताओ कैसे सेलेक्ट करते हो तुम लोग। क्वेश्चन है एक्स वाई इज मोर देन 0 लेस देन 1/2, तो मुझे ऊपर वाला पोर्शन लेना होगा या नीचे वाला लेना होगा। मतलब ये जो हमने ग्राफ बनाए हैं, तो इसका ये वाला पोर्शन ऊपर वाला होगा या नीचे वाला पोर्शन होगा। सर नीचे वाला। नीचे वाला पोर्शन होगा, हाँ। तो कैसे डिसाइड करते हैं, दिस पार्ट इज द पोर्शन। सर इस साइड पॉइंट कोई रख के चेक कर देते हैं सर। हाँ, कोई एक पॉइंट इस बीच से उठा लो, यू कैन सेलेक्ट एनी वन पॉइंट फ्रॉम दिस एरिया, उसको चेक कर लो। जैसे मुझे ऊपर वाला चेक करना था है क्या, तो चलो मैं यहाँ पे पॉइंट यही वाला लेता हूँ, मतलब या तो पॉइंट तुम किसी एक साइड का उठाओ, ये सब तुम्हें पहले भी देखा होगा इनइक्वालिटी वाले ग्राफ में, आइदर यू टेक पॉइंट फ्रॉम आइदर साइड, या तो लेफ्ट साइड का लो या राइट साइड का, जैसे मैं डिसाइड करना है एबव या बिलो, तो तुम कोई भी पॉइंट उठा लो, या तो एबव या बिलो, मर्जी है। जैसे ये पॉइंट है 1,1, तुम चाहो तो 1,1 को चेक कर लो, क्या एक्स वाई लेस देन हाफ सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करो, तो 1 इंटू 1 लेस देन हाफ, नो, तो मतलब अपोजिट साइड में जाएगा। या तुम इधर से सेलेक्ट करके देख लो बिलो साइड से, तो वो सेटिस्फाई करेगा, यस देगा आंसर, तुम कोई भी पॉइंट लेके देख लो, चाहो तो ओरिजिन लेके देख लो, है ना, क्योंकि यहाँ मोर देन 0 है, चलो कोई और पॉइंट बीच का सेलेक्ट करो, उसको पुट करके देखो, आंसर ट्रू आएगा, ट्रू मतलब उस साइड है। तो ये सब चीजें तुम्हें पता है, जस्ट आई एम रिवाइजिंग इट। ओके, सो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, क्योंकि सैंपल स्पेस का एरिया तो 1 है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे बताओ। ये तो 1 माइनस कर सकते हो, एक और तरीका होता है ना प्रोबेबिलिटी का, कि हमें टोटल एरिया में से, हम टोटल एरिया में से क्या करेंगे, ऊपर वाले एरिया को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा। समझ आ रहा है। सो क्वेश्चन, नाउ कम टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी दैट x इंटू वाई इज लेस देन 1/2 मोर देन 0, ठीक है। तो इसका ग्राफ रफली ऐसा आया, ये हाफ हाफ से जा रहा है, तो ये वाला पोर्शन है, तो मैं क्या करता हूँ, टोटल एरिया कितना है इस पोर्शन का, 1 ही होगा ना, मतलब नीचे सैंपल स्पेस का एरिया तो 1 है, 1 इंटू 1 बेस इंटू हाइट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर का एरिया 1 है। अच्छा, अब मुझे ऊपर वाला इस पोर्शन का एरिया चाहिए था, तो मैं क्या करता हूँ, टोटल में से ये जो ऊपर वाला एरिया घटा दो, टोटल एरिया कितना है 1 इंटू 1, इसमें से घटा दो वो ऊपर वाला एरिया, तो ऊपर वाला एरिया ये कैसे निकालोगे अब, तो ये तुम्हें निकालना होगा इंटीग्रेशन यूज करके। अच्छा, मैं अब थोड़ा एडवांस टॉपिक में शायद जा रहा हूँ, तुमने अभी इंटीग्रल कैलकुलस नहीं पढ़ा है, तो उसके बाद ज्यादा समझ आएगा, अभी तुम्हें हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, क्योंकि अब इस पोर्शन ये सर्कल नहीं है कि एरिया पाई आर स्क्वायर लगा दोगे, तो ये एक्स वाई इज इक्वल था, एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ था, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। अब वन वेरिएबल का इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इस कर्व की जो इक्वेशन है वो है एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ, तो y की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1/2x, है ना,
और हम क्या करते हैं किसी पोर्शन का एरिया निकालने के लिए, तो सिंगल इंटीग्रेशन यूज करना है सिंगल यूज करो, डबल इंटीग्रेशन यूज करना है डबल इंटीग्रेशन यूज करो। एरिया है ना, किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। तो सिंगल इंटीग्रेशन में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये 12th क्लास में है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर में। वाई डी एक्स, एक्स की जो भी पॉसिबल लिमिट है उस पोर्शन में ये लो, दिस इज वन पोर्शन ना, एरिया इज वाई डी एक्स, सिंपल डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो उसको मैं यूज कर लेता हूँ। चलो ये तो पता है तुम लोगों को। तो मुझे इस वाले पोर्शन का एरिया चाहिए, क्योंकि टोटल में से मैंने इसको माइनस कर दूंगा तो बिलो वाला पोर्शन आ जाएगा। तो टोटल माइनस टॉप पोर्शन। ओके, सो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ दिस पोर्शन, मैंने कहा फिर से एक स्ट्रिप लिया हमने, तो जैसे तुम 12th क्लास में करते थे, क्या स्ट्रिप लिया। सो मुझे वाई डी एक्स, मुझे लिमिट एक्स पे लेनी है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है मुझे बताओ। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हाफ है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, तो एक्स की लिमिट क्या होगी, हाफ से लेके 1 तक, और यह क्या होता है वाई डी एक्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे कि दो कर्व, ऊपर वाला कर्व क्या है, दो कर्व के बीच का एरिया है। यहाँ पे डायरेक्टली सिंपल यूज नहीं होगा, ये सिंपल कब यूज होता है, जब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर हो, है ना, जैसे इस तरह ग्राफ है तो सिंपली ये यूज करते हैं, ये वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ है तो ये यूज करते हैं एरिया के लिए, ठीक है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए। तो 11th 12th की मैथमेटिक्स सबको आती है, तो ये था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये दो कर्व के बीच का एरिया है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो वाई की जगह क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि व्हेन यू वांट टू फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व्स, सो व्हाट यू डू, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व का ग्राफ इक्वेशन क्या है, अब यहाँ ना प्रोबेबिलिटी से हम इंटीग्रेशन में एक्चुअली आ गए हैं, तो इस तरह क्वेश्चन ना बाद में करने चाहिए थे, ताकि जब इंटीग्रेशन तुम अच्छे से पढ़ लो। तो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 1 एंड दिस कर्व इज y इज इक्वल टू 1/2x। सो इंटीग्रल इज अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, सो 1 माइनस 1/2x dx, ठीक है। तो अब इसको फाइनली कर लो, तो इतना कर लिया तो कंप्लीट कर लेते हैं। 1 - 1/2x, क्या किया मैंने इंटीग्रेशन, व्हेन यू वांट टू फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व्स यू विल सबट्रैक्ट अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व, देन यू विल टेक लिमिट ऑन x। ओके, तो वरना डबल इंटीग्रेशन यूज करना, तो अभी जब ये डबल इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो उससे और आसान तुम्हें समझ आएगा। हाँ, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड 1/2x का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, 1/2 log x. सो 1/2 एज इट इज 1/x का log x, एंड आपका लिमिट है 1/2 से लेके 1 तक, और डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको नहीं लिखते हैं। तो फाइनली आया 1 माइनस, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो 1 माइनस log 1 कितना होता है 0, तो अपर लिमिट पुट किया x की जगह 1, तो 1 माइनस हाफ log 1 इज 0, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, तो हाफ माइनस हाफ log 1 0 होता है, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। ओके, तो ये फाइनली कुछ ऐसा है, इसको ओपन कर लो, तो 1 - 1 है तो 0 ही हो जाएगा, और प्लस, तो फाइनली आएगा हाफ माइनस हाफ log 1/2, ठीक है। ओपन कर लो इसको, ठीक है, ब्रैकेट को। सो 1 - 1 ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस ये माइनस माइनस दोनों मिलकर इसको प्लस बना देगा, ठीक है। तो ऐसा आया, और क्या, 2 LCM ले लो, तो 2 LCM लोगे तो 1 माइनस log 1/2, और तुम लोग ये भी पता होगा log 1/2 इज माइनस log 2, समझ आ रहा है कैसे। 1/2 को हम 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, और -1 को बाहर लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, है ना। तो लॉग के थोड़े कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो 1 प्लस ये हो जाएगा log 2/2, और ये आंसर गिवन है, अगर दुर्वाती की बुक देखोगे तो ये 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी 11 है, रोहितगी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर क्वेश्चन में गिवन है, प्रूफ दैट था, मैंने प्रूफ दैट रैकेट में फाइंड करने को बोला था, और वहाँ ए बी का टर्म है तो ए बी को 1 रखोगे तो आंसर इज सेम, या सो दिस इज द आंसर लॉग बेस ई। इसको ऐसे लिखते हैं 1 + ln2/2, क्योंकि लॉग का बेस मैथ में हम ई लेकर चलते हैं, तो ये आंसर है बुक, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर गिवन है। तो मेनली क्या कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में, था कि तुमने एक नंबर सेलेक्ट किया 0 1 के बीच का, वो लेंथ का, वो बेस का लेंथ है, और एक नंबर सेलेक्ट किया 0 1 के बीच का, वो उसकी हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ इंटू x इंटू वाई, और हाफ इंटू x इंटू वाई, ठीक है। अब मेन था प्रोबेबिलिटी xy/2 लेस देन 1/4, एरिया शुड बी लेस देन 1/4। अब बीच में जो हमने किया है वो ग्राफ एंड इंटीग्रेशन था, जो कि प्रोबेबिलिटी का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, जिसका मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें पहले से चीजें आती है ना, नहीं आती है तुम्हें सीखनी पड़ेगी।
ये चीज है। बाकी प्रोबेबिलिटी बस इतना था कि कॉन्सेप्ट है, ओके, एरिया ऑफ द फिजिबल रीजन अपॉन एरिया ऑफ द सैंपल स्पेस। अगर इस तरह का 2D फिगर है तो एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ फिजिबल रीजन अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस, उससे कर रहे हैं। तो एरिया फिजिबल रीजन निकाला हमने, अब उसको 1 माइनस करके एरिया ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है? हाँ ना, बोलो भाई, डाउट है या नहीं है? कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, इन दोनों में कुछ डाउट है? इसको खुद सर से सॉल्व। साहू के क्वेश्चंस बताएंगे? हाँ हाँ हाँ, अभी आते हैं उस पर। डाउट या आज क्वेश्चन से करेंगे, कुछ नया थ्योरी नहीं करूंगा। तो साहू के डाउट पे भी आते हैं, पहले ये 3 क्वेश्चन थे, इनको कर लेते हैं और उसके बाद डाउट्स पे आएंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन क्या था? थर्ड, सेकेंड हमने कर दिया। तो फर्स्ट मैंने सॉल्व किया, अभी सेकेंड किया है। ठीक है, ये ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम है, थोड़े डिफरेंट है, जो उससे पहले तुमने नहीं देखे होंगे शायद, इस तरह क्वेश्चन है। और ये अभी बता रहा हूँ, बाद में जब तुम आगे और प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां तुम्हें हेल्प करेगा समझने में, क्योंकि पहले तुमने देखा होगा, जब एमएससी करोगे वहां भी यही क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, और एग्जाम में भी आ सकते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा आया है, मैंने बताया हुआ है, और तो आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द प्रॉब्लम। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम में नहीं आते हैं हर साल? हाँ, हर साल नहीं आते हैं, हर साल नहीं आते हैं, जरूरी नहीं। लेकिन वो पूछ देगा, तुम उनको बोल नहीं सकते ना, ऐसा तो लिखा नहीं है उसमें, उसमें प्रोबेबिलिटी लिखा है, तो क्योंकि ये पूछ ही सकता है इस लेवल पे। ओके, अभी साउथ फोकस करेंगे। चलो ये क्वेश्चन देख लो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू रैंडमली सेलेक्टेड पॉजिटिव नंबर विल नॉट एक्सीड 1 एंड देयर प्रोडक्ट विल बी लेस देन इक्वल टू 2/9। अब वैसे ही क्वेश्चन है ये, मतलब डायरेक्टली अगर थर्ड क्वेश्चन में यही लिख दूं। सो जो थर्ड क्वेश्चन है एक्चुअली, उसका सोल्यूशन क्या है? इसने बोला 2 नंबर सेलेक्ट करो, उसका सम लेस देन 1 होना चाहिए और प्रोडक्ट लेस देन 2/9 होना चाहिए। तो ये तुम कर सकते हो, ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो अब ये 0 से भरा होगा, ये भी 0 से भरा होगा, बिकॉज यू आर सेलेक्टिंग नंबर बिटवीन 0 एंड 1, यू आर सेलेक्टिंग नंबर बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। So, इस तरह से y, सो एक्स वाई बोथ आर बिटवीन 0 एंड 1, तो सम बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम विल बी लेस देन 1 एंड प्रोडक्ट विल लेस देन 2/9। तो अब इसका तुम ग्राफ बनाना, और ग्राफ बना के फिर से वही ग्राफ किस लाइन पर बनाना पड़ेगा? तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2/9, बाकी एक्स प्लस वाई 0 का ही बना सकते हो, है ना, क्योंकि सम तो 0 ज़्यादा हो नहीं सकता, 0 से कम होगा नहीं। तो इस तरह इसके बीच का लेना है तुम्हें, इसका फिर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो ये तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस आएगा। अब इसके बीच का कॉमन पोर्शन सेलेक्ट कर लेना। अभी हमने एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 का ग्राफ बनाया था, तो ये भी कुछ इसी शेप का आएगा, और बाकी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ऐसा होता है। इस तरह से देख लेना क्या कॉमन पोर्शन आता है, मतलब रफली मैंने बना दिया ऐसे ही। शायद ऊपर कट करेगा, इसको चेक करना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो ना कॉमन सॉल्व करके, उससे दिख जाएगा तुम्हें। और उसके बाद उस बीच का एरिया निकाल लेना, उसके बीच का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो करना, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में फिर पूछना मुझसे, नोट्स भेजा हुआ है मैंने। चलो जी, रोहतगी पे आते हैं, हाँ बताओ। सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अच्छा, तो दिस क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 8 इन रोहतगी एक्सरसाइज 1.3, और 8th क्वेश्चन का आंसर दिया है क्या? हाँ, आंसर है, तो मैं आंसर बता देता हूँ। द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन इज, जो बुक में आंसर गिवन है, दिस इज 0.487। तो ये सिंप्लीफाई किया है, जो एक्सप्रेशन तुम्हारा आ सकता है ऐसा आएगा, 1/3 प्लस 2/9 log 2, द ln 2 नेचुरल लॉग। तो ये आंसर आएगा, ठीक है। लॉग लिखो, नेचुरल लॉग लिखो, चेक करना, करना ही होता है सर, अभी। हाँ सर ये क्वेश्चन को ऐसा नहीं करती सर, अब क्वेश्चन में कोई डिटेल मतलब बोल दिया क्या है कि ए और बी आपके दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो एम ग्रेटर इक्वल टू जीएम के मतलब इसमें नहीं कर सकते सर इसको। प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई करेगा सर दोनों इक्वेशन को, वो इसको एक्चुअल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। हम्म, ऐसे कर सकते हैं सर इसको।
तो AMGM लगाओगे तो उसमें तुम्हें क्या मिलेगा? सर AMGM लगाएंगे तो सर मेरा इसमें आ रहा है 0.47 तो मेरा आ रहा है सर। मतलब वही सर AM ग्रेटर इक्वल टू GM सर, वो वाला फॉर्म। जैसे A प्लस B हम दो नंबर कंसिडर कर हाँ लिए, ग्रेटर समझे इक्वल समझे। टू A अंडर रूट AB। और सर हम्म आपका प्रोडक्ट बोल दिया है कि 2/9 से छोटा होना चाहिए। हम्म और A प्लस B तो 2/9 से अगर छोटा होगा तो यानी कि सर अंडर रूट 2/3। तो ये हाँ तभी सेटिस्फाई करेगा जैसा आपका अंडर मतलब 2/√2/3 वो आपका 0.47 होगा। तभी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि ए और ए बी का प्रोडक्ट लेस इक्वल टू 2/9 और A प्लस B लेस देन 1 होगा। ऐसे कर सकते हैं सर इसको। A+B लेस देन 1 यहाँ से ये आएगा कि एक मान लो XA है तुम्हारा YB है, दिस इज लेस देन 1/2। ओके। और AB इसने बोला है लेस देन, सो रूट XY लोगे दैट विल बी, रूट XY क्या होगा 1/3 आएगा, रूट XY लेस देन 1/3। तो बट ये ऐसा इनइक्वालिटी आ रहा है ना, XY लेस देन 2/9 तो ये 1/3, सो हाफ शुड बी मोर देन दिस एंड दिस शुड बी लेस देन। तो √2/3 आएगा ना सर। नहीं नहीं सॉरी, √2/3 हाँ। सो इसका जो रूट होगा वो √2/3 होगा, फाइन। यस। तो इससे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? मतलब यहाँ से ये आया तुम्हें कि A+B/2 लेस देन 1/2 होगा, और रूट AB जो होगा लेस देन √2/3 होगा। तो नहीं सर, मतलब हमसे ये बोल रहे हैं कि अगर जैसे यहाँ पे बोला ना प्रॉब्लम निकालने के लिए, तो सर जब AB का वैल्यू आपका √2/3 होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि A प्लस B आपका लेस देन 1 होगा। क्योंकि सर जब इससे बड़ा वैल्यू लेंगे तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हम चेक किए। अच्छा, तो तो मतलब ये हमको सर फिर नहीं पता मतलब सही है कि गलत जा रहा है, बस हमको पूछ रहे हैं AB सर। 2/9 को मैं लिख सकता हूँ √2/9 जो √2/9, ठीक है। पता नहीं, इस तरीके से मुझे नहीं पता है, एक बार तुम सोल्यूशन भेजना देन आई विल चेक, क्योंकि मैथ अगर करूंगा इसको सॉल्व तो मैं ग्राफ से ही करूंगा, इन दोनों को ग्राफ ठीक बनाऊंगा। है सर, हम इसको फिर ग्राफ से तो बनाएंगे सर। हो सकता है तुम्हारा भी सही हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि देर आर मेनी वे इन मैथमेटिक्स टू सॉल्व वन क्वेश्चन, तो ऐसे नहीं कहूंगा मैं गलत हो सकता है, तब गलत होगा। इसको भेज के सॉल्व करके भेजना मुझे, देन आई विल चेक एंड उसके बाद ओके हम सर। डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है, ऐसे ही खुद से सोचोगे तो कुछ नया सोच सकते हो, इट्स अ गुड थिंग। ओके, बाकी लोग बस ये है कि इसका ग्राफ बना के फिर ग्राफ के बीच का एरिया फाइंड करना। अगेन यू आर सेलेक्टिंग बिटवीन 0 एंड 1, तो ऐसे कुछ होगा, यहाँ 1 होगा, 0 1 0 1, तो सैंपल स्पेस का एरिया 1 आएगा, और इसका बाकी ग्राफ से फाइंड करना, नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। ओके हाँ, रोहित की जिन लोगों ने साहू वाली बुक ट्राई किया है वो लोग बताओ क्या उसमें कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हुआ तुमको? यस, सो इसमें क्वेश्चन था, पहले 3 क्वेश्चन था, उसमें 2 मैंने कर दिए, एक मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, उसको ट्राई करना। सर क्वेश्चन नंबर 3, 8, 14, 15, 16, 17, 20 और 22। हाँ, 1 by 1 चलो। तो जिन लोगों ने भी ट्राई किया वो पूछो, नहीं किया है तो करो, मैं फिर से कर रहा हूँ, बाद का अगर वेट कर सर रहे हो कि आई विल डू लेटर, तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। सो थर्ड क्वेश्चन है, द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है, कंसिस्ट ऑफ 8 प्रोफेसर, 6 एसोसिएट प्रोफेसर, 13 असिस्टेंट प्रोफेसर। In how many all possible sample of size 4 chosen without replacement? तो ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखना, with replacement है without replacement, will every type of professor will be represented? Okay, so see, हमारे पास 8 प्रोफेसर है, 6 एसोसिएट प्रोफेसर है, और 13 असिस्टेंट प्रोफेसर। ये तीनों डिफरेंट होता है, तुम लोगों को पता होगा, जैसे जो नया नया ज्वाइन करता है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद वो प्रमोशन होके एसोसिएट होते हैं, फिर उनका प्रमोशन होके एक्चुअल प्रोफेसर बनता है, जो मतलब प्रोफेसर पोस्ट है। तो इस तरह से, तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है इतना है, एसोसिएट प्रोफेसर है ये प्रोफेसर है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि तुम्हें 4 लोग सेलेक्ट करने हैं, इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि ईच विल एवरी टाइप ऑफ प्रोफेसर विल बी रिप्रेजेंटेड। तो किस तरीके से सेलेक्ट, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, ये नंबर ऑफ वे पूछा है, राइट, नंबर ऑफ वे पूछा है। किस तरीके से सेलेक्ट करोगे कि हर टाइप के प्रोफेसर इसमें आएंगे, बताओ भाई, किसी ने ट्राई किया है? सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, जस्ट तुम्हें सोचना है,
मतलब they want at least one from here, at least one from here, at least one from here. You want to select सर इसमें वन तो सिलेक्ट हो सकता है लेकिन एटलीस्ट वन से मतलब नन नन कर सकते हैं क्या हम लोग? वन माइनस नन कर सकते हैं, हाँ। जैसे क्या पूछा है देखो, अगर कॉम्बिनेशंस बनाऊं मैं, जैसे मान लो पूछा ये है कि तुम 4 सेलेक्ट कर रहे हो, 4 में से कम एक इसका होगा, कम से कम एक इसका होगा, कम से कम एक इसका होगा। सर तो इसमें 1 - 3 केसेस आ जाएंगे, 1 - नन प्रोफेसर प्लस हाँ, एसोसिएट। ओके सर, समझ में आ गया। मतलब क्या करेंगे, जैसे अब तो ऐसे निकालना मुश्किल है, जैसे मैं केस बनाता हूँ, देखो जैसे तुम ऐसा कर सकते हो, मैं 4 चाहिए तो मैं कुछ केसेस बना के दिखाता हूँ। वी हैव टोटल दिस पॉसिबिलिटी एंड ये तो सैंपल स्पेस है, ठीक है, मतलब टोटल इतने प्रोफेसर हैं हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, मतलब टोटल मुझे 4 सेलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना, मुझे नंबर ऑफ वे ही निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी में नहीं जाएंगे। दिस इज द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन। सो सी आई एम राइटिंग पॉसिबिलिटीज व्हाट दे आर आस्किंग यू। अगर तुम एक इसका सेलेक्ट कर रहे हो, सपोज एक इसका सेलेक्ट कर रहे हो, तो कितना इसका सेलेक्ट करना पड़ेगा, थर्ड वाला टाइप का, एक इससे, तो हाउ मेनी वांट? 2। 2, बिकॉज तुम्हें 4 सेलेक्ट करने हैं इस तरीके से। और पॉसिबिलिटी क्या है कि एक इसका, 2 इसका, एक इसका, ऐसे हो सकता है। और पॉसिबिलिटी क्या है, 2 इसका, एक इसका, एक इसका। और क्या पॉसिबिलिटी है? और बताओ भाई, तुम्हें तीनों तीनों टाइप के प्रोफेसर में से एटलीस्ट 1 तो चाहिए ही, और 4 ही तुम्हें सेलेक्ट करने हैं। तो और कुछ कॉम्बिनेशन बना सकते हो क्या? ये पॉसिबिलिटीज हैं, आई एम राइटिंग दिस पॉसिबिलिटीज। सो पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इधर 1 प्रोफेसर, 1 एसोसिएट प्रोफेसर, 2 असिस्टेंट, 1 प्रोफेसर, 2 दिस। और कोई केसेस होगा, तुम लोग सोच के बताओ। मुझे 4 प्रोफेसर सेलेक्ट करना है और एटलीस्ट 1 इनमें से लेने ही पड़ेंगे। सर नहीं होगा। नहीं होगा, करेक्ट, नहीं होगा सर। फाइन। अब देखो कितने तरीके से मैं ऐसा कर सकता हूँ। मेरे पास 8 प्रोफेसर टोटल है, वी हैव टोटल 8 प्रोफेसर्स एंड आई वांट टू सेलेक्ट वन ऑफ देम हियर, ठीक है। तुम ऐसा लिख सकते हो 1 + 1 + 1, बात वही है। 1 एंड 1 एंड 1 एंड एंड मतलब बताया तुम्हें लास्ट क्लास में, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 8 में से 1 प्रोफेसर सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं विदाउट रिप्लेसमेंट? 8C1। 8C1, फाइन। एंड मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज एंड आई वांट टू सिलेक्ट 1 प्रोफेसर एंड 1, उसके बाद था 6 हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर है, उनमें से मुझे एक चुनना है। सो हाउ मेनी वे वी हैव? 6C1। अगेन 8C1 एंड टोटल, सॉरी 8 नहीं 6, क्योंकि 6 एसोसिएट है, सॉरी। इन 6 में से मुझे एक चुनना है, 6C1। एंड अब असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे पास कितने हैं? 13 है। इन 13 में से मुझे यहाँ 2 सेलेक्ट करना है। हाउ मेनी वे वी हैव? 13C2। 13C2, दिस इज वन वे। और और लिख रहा हूँ, और का मतलब पता है तुम्हें, एडिशन होगा, ठीक है, प्लस। सेकेंड, फर्स्ट पॉसिबिलिटी वाज 1 प्रोफेसर, 1 एसोसिएट, 1 2 असिस्टेंट। तो दिस वाज नंबर ऑफ वे। 8 में 1 सेलेक्ट करना, 8C1, एंड 6 में 1, 6C1, 13 में 2, 13C2। okay, now or there are other possibility. The first possibility was this, second possibility was this, third possibility was this. ओके, सो अब हमें पता है क्या करना है। 8 में 1 सेलेक्ट करना है, 8C1, एंड 6 में से 2, सो 6C2, एंड 13 में 1, 13C1। अगेन इस पे आ जाओ, थर्ड केस में क्या होगा, 8 में 2 सेलेक्ट करना है एंड 6 में 1। तो अगेन आई वुड लाइक टू से दिस इज नथिंग न्यू, ये तुम्हें एनसीईआरटी क्लास 11th की जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, सो यू कैन रिवाइज दैट। 1 एक ये डायरेक्ट मेथड था, 1 माइनस नहीं किया मैंने, मैं दूसरा पहले बता रहा था, दूसरा मेथड था वो। अभी पहले डायरेक्ट से कर लेते हैं। दिस और दिस और दिस, और मीन्स प्लस, एंड मीन्स मल्टीप्लाई। सो नाउ टोटल पॉसिबिलिटी आर, टोटल पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू, सो इन द फर्स्ट केस क्या आंसर आएगा, 8C1 इज 8, 6C1 इज 6, 13C2, तो nC2 होता है n इंटू n माइनस 1/2, तो आएगा 13 इंटू 12/2 मीन्स 13 इंटू 6, कितना होगा 13 6 78, 78 ये आएगा। और सेकेंड केस वॉज 8C1 8, 6C2, तो 6 इंटू 5 इंटू 0.2 15, एंड 13C1 13, और
8C2 आएगा 8 इंटू 7/2, तो ये आएगा 28 इंटू 6 इंटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, दिस विल बी द टोटल पॉसिबिलिटी। और आंसर भी मैच करना पीछे से, रोहित की मैं आंसर जरूर गिवन होगा पीछे, आई थिंक दिया होगा ना। तो इसमें तुम लोगों को समझ आया मैंने क्या किया है? सर अगर 1 माइनस नन के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो सर हाँ 19C4 प्लस 11C4 प्लस 14C4 अपॉन 27C4 से 1 इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 से। हाँ हाँ, मतलब एक एक को स्किप कर दो, एक में 0 कर दो, तो देखो क्या पॉसिबिलिटी। हाँ सर तो उसमें तो हाँ और का कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें भी। हाँ, मतलब ऐसा होगा जैसे टोटल, मेरे अकॉर्डिंग जैसे क्या होगा, एक मिनट, ओके 1 मिनट। सो व्हाट आई एम सेइंग, जैसे अभी हमने डायरेक्ट वे यूज किया है 1 माइनस, सो अब एटलीस्ट 1 चाहिए था, तो कम से कम एक चाहिए था, तो मतलब हम ये देखेंगे कि छोड़ दे, जैसे मान लो तुम मान लो एक भी ये प्रोफेसर नहीं आएंगे, मतलब जैसे तुमने स्किप किया कौन सा वाला, मान लो प्रोफेसर नहीं होगा, तो बाकी कितने बचे, 13 प्लस 6 19, तो 19C4 ले लो। हाँ मतलब सीधा करो, टोटल पॉसिबिलिटी पहले कितनी है, अच्छा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी में होता है, यहाँ टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी, मतलब क्या मतलब है, मुझे 4 लोग सेलेक्ट करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑल प्रोफेसर, तो 8 प्लस 6 प्लस 13 कितना होगा, 27। 27 ना। Yes, sir. तो दूसरे तरीके से क्या होगा, अगर सेकेंड तरीके से हम करेंगे तो टोटल ऐसा होगा, टोटल 27 प्रोफेसर हैं, 27C4 was the total possibility of selecting 4 professor from 27. Now they asked at least 1 from each, ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड था। दूसरा मेथड कॉम्प्लीमेंट तरीके से है, ये मैं कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, एक कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी तो उससे कॉम्प्लीमेंट टोटल माइनस। अब देखो मान लो एक भी प्रोफेसर इनमें से नहीं है, तो चारों इनमें से आएंगे, तो इनमें कितने हैं, 6 3 है ना, तो 13 सॉरी 6 प्लस 13 19, तो 19C4 माइनस एसोसिएट मान लो एक भी नहीं आएगा, तो उस केस में प्रोफेसर प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर, सो 8 प्लस 13 21, सो माइनस 21C4 माइनस, एंड देन असिस्टेंट एक भी नहीं आएगा, तो 8 प्लस 6 कितना 14C4। इस तरीके से ये भी आंसर सेम ही देगा, इसको निकाल के काउंट करना, ठीक है। तो ये तरीका कॉम्प्लीमेंट वाले तरीके से निकाला हमने कि टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, मतलब मुझे टोटल वे जानना था ऑफ एटलीस्ट 1 विल बी देयर, सो 1 माइनस उनमें से हमने एक एक को मिस कर दिया, 0 ले लिया मतलब। तो ये आसान तरीका, डायरेक्ट वाला आसान था, उसमें और ज़्यादा कैलकुलेशन, इसमें देखो ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सो दिस इज द इजियर वे, ठीक है ना। तो टोटल जैसे मैं फिर से कर देता हूँ एक्सप्लेन, ये इस तरह क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो इसमें क्या था 8 6 13, डायरेक्ट मेथड आसान था, ठीक है। कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं क्या? लेकिन एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर सकते हो, बट एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा वहाँ, मतलब एनसीआर एनपीआर का ऑप्शन वहाँ पे नहीं होगा, ये सब नॉर्मल कैलकुलेटर में जो होता है, मतलब पाई ई सब होगा, लेकिन वो लॉग भी होगा, लेकिन वो एनसीआर एनपीआर नहीं होगा, तो एग्जाम में अलाउड नहीं होगा, तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, हमारे पास कितने 3 पॉसिबिलिटी है ना, बस उसको तुम देख लो। सो दिस वाज इजियर वे है ना, टोटल ये गिवन था, बाकी 1 1 2 1 2 1 और 2 1 1, दिस वाज 3 पॉसिबिलिटी, इनको कैलकुलेट करके फिर इनको ऐड कर दो, ये मैंने किया है, ओके दिस वाज द कॉन्सेप्ट, और ये गिवन पॉसिबिलिटी थी। तो जिसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पकड़ है उसको मुश्किल नहीं लगेगा, ओके ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, किसी को अभी भी डाउट है कुछ? नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर क्वेश्चन 8। ओके तो क्वेश्चन 8, सर ये साहू की बुक ऑफलाइन मोड में नहीं मिलती है क्या? मिलेगी मिलेगी, मेरे पास ऑफलाइन ही है, तुम अगर देख सको तो, मेरे पास मेरे दोस्त के पास है, तो मैं इसको, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो
मेरे पास है, अवेलेबल है, मिलती होगी मार्केट में, नहीं तो तुम फोटो कॉपी करा सकते हो, ये ऑप्शन एक है। तो उसको प्रिंट करवा लो, जो पीडीएफ भेजा था उसको प्रिंट करवा लेना, महंगा नहीं पड़ेगा, मतलब जहाँ सस्ती फोटो कॉपी होती है अगर, तो जैसे पर सेट 40 पैसे कर लेते हैं लोग ज़्यादा क्वांटिटी पे, तो उसमें करवाना, वरना मार्केट में होगी, पता करना होगा तुम्हें है या नहीं है। ओके, सो 8th क्वेश्चन नेक्स्ट, 8th है ना? यस सर। देखो साहू के बुक में 8th क्वेश्चन, suppose a box contains 4 blue, 5 white, 6 red, 7 green balls. In how many all possible samples of size 5 chosen without replacement will every color be? सेम क्वेश्चन है, ऐसे करना, कॉम्बिनेशन बना के देखो, ठीक है? मैं फिर से बोल देता हूँ, तुम्हारे पास टोटल क्या है, 4 ब्लू और 5 व्हाइट, 6 रेड एंड 7 ग्रीन बॉल्स अवेलेबल है, ये अवेलेबिलिटी है। अब तुम्हें पता, तुम्हें कितने सेलेक्ट करने हैं, हाउ मेनी यू वांट टू सेलेक्ट, 5। अब देखो 5, और कम से कम एक कलर तो होना ही चाहिए, एवरी कलर, सेम क्वेश्चन है, तो या तो एक इसका ले लो, एक इसका, एक इसका, तो कितना तुम्हें अगला सेलेक्ट करना पड़ेगा, 2। फिर ऐसे कॉम्बिनेशन बना लो, 1 1 2 1, एक इसका, एक इसका, 2 इसका, एक, है ना? फिर 1 2 1 1, फिर 2 1 1 1। अब कोई कॉम्बिनेशन बनाओ। एक्चुअली सिंपल लॉजिक क्या है, 4 क्वांटिटी डिफरेंट है और मुझे 5 सेलेक्ट करना है, तो एक का डबल आएगा बाकी, और एटलीस्ट 1 चाहिए ही, 0 नहीं कर सकते तुम इसमें, 1 से कम नहीं ले सकते, यही 4 है। अब फिर से वही तरीका होगा, पहले वाले का आंसर क्या आएगा, इसका होगा 4C1 इंटू 5C1 इंटू 6C1 इंटू 7C2, इंटू कर रहा हूँ क्योंकि एंड है, 1 ब्लू एंड 1 व्हाइट एंड 6 रेड एंड 7 ग्रीन, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी दिस, तो यहाँ और वाला कॉन्सेप्ट आएगा, फिर उसमें ऐड होगा फिर से 4C1 5C1 6C2 7C1। थर्ड केस है 4C1 5C2 6C1 7C1। फोर्थ केस 4C2 5C1 6C1 7C1। समझ आया? या लिख के बताऊं? मतलब ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे ये बनाया ना, इसकी तरह ही है। यस सर, आ गया। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, तुम्हें 4 में एक सेलेक्ट करना है, 5 में एक, इस तरह से, फिर 4 केसेस है, तो चारों के अलग अलग नंबर ऑफ वे निकाल के ऐड कर दो चारों केसेस को, एंड और पे बेस्ड है, तो उसको थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखो उसमें है। ओके, और बताओ। सर 11th, ओके, तो 11th है, लेट एस बी द काउंटेबल सैंपल स्पेस। देखो एक्चुअली सैंपल स्पेस क्या है ना, सेट होता है। सो सेट में क्या है, जैसे तुम्हें अगर सेट के पार्ट्स देखे होंगे, या तो सेट एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा, मतलब सैंपल स्पेस इज ऑल्सो अ सेट। नॉन एम्प्टी में उसके 2 पार्ट है, या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। फाइन, तो सैंपल स्पेस हमेशा नॉन एम्प्टी होगा, और या तो फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। फाइनाइट मतलब क्या, जो पॉइंट टॉस करते हैं, हेड या टेल आएगा तो फाइनाइट है। इनफाइनाइट भी हो सकता है सैंपल स्पेस। इनफाइनाइट की 2 केसेस हैं, मतलब इनफाइनाइट 2 डिफरेंट तरीके की होती हैं। क्या क्या है इनफाइनाइट की टाइप, एक है काउंटेबली इनफाइनाइट, है ना, काउंटेबली इनफाइनाइट, और एक है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। तो सेट कोई भी हो सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट और फाइनाइट। फाइनाइट में जैसे तुम्हें पता है कि कोई सेट है 1 2 3 इस तरह से, या हेड या टेल, तो इस तरह से ये सब फाइनाइट है। तो सैंपल स्पेस में लिख रहा हूँ तो 6 तक लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, जैसे ये होता है। काउंटेबल इनफाइनाइट में क्या होता है, इस तरह के नंबर, जैसे मान लो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ रोड, इस तरह के केसेस आते हैं जब हम रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट काउंट करते हैं, तुम्हें नहीं पता है तुम, या नंबर ऑफ डेज या लाइफ ऑफ अ बल्ब, इस तरह से, तो तुम्हें नहीं पता है कितने दिन चलेगी वो, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। अनकाउंटेबल क्या होता है, जैसे अभी हमने क्वेश्चंस ऊपर वाले एरिया वाले किए थे, यू सेलेक्ट वन नंबर फ्रॉम बिटवीन 0 एंड 1, तो ये इंटरवल 0 1, ये अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल्स हैं। या इन जनरल सेट ऑफ रियल नंबर अनकाउंटेबल होता है।
नेचुरल नंबर्स काउंटेबल होते हैं, जो फाइनाइट सेट है तुम्हें पता ही है, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, इस तरह से। ओके, तो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ये इसलिए बताया कि क्वेश्चन में ये वर्ड यूज किया है काउंटेबल सैंपल स्पेस। तो काउंटेबल का मतलब है या तो फाइनाइट, अच्छा एक वर्ड जब काउंटेबल यूज कर लेता है तो काउंटेबल के दो केस है, या तो फाइनाइट है या काउंटेबली इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल नहीं होगा, या तो काउंटेबली इनफाइनाइट है। इन दोनों केस को मिला के काउंटेबल बोलते हैं। तो काउंटेबल लिखा होगा तो या तो फाइनाइट सेट है या काउंटेबली इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल नहीं होगा। तो अभी S be the countable sample space and OI's I from 1 to infinity be the collection of all elementary event. Okay, तो ये शायद मैंने बताया नहीं होगा elementary event। किसी को पता है what is elementary event? सर पॉइंट इन सैंपल स्पेस। इसको सिंपल इवेंट भी बोलते हैं। पॉइंट इन सैंपल स्पेस क्या बोला? तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है कि जिसमें एक ही एलिमेंट हो, ऐसा इवेंट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। एन इवेंट कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट, इवेंट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट। तो प्रोबेबिलिटी के सेंस में उसको हम एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। एन इवेंट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे तुम्हारा कॉइन का केस है, सैंपल स्पेस है हेड टेल, लेकिन इसका एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा? मान लो E1 है सेट कंटेनिंग हेड, E2 है सेट कंटेनिंग टेल। ओमेगा अगर तुम्हारा कॉइन डाइस का केस है, मान लो 1 2 3 4 5 6, तो एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होंगे? सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग 2, इस तरह से। तो सेट कंटेनिंग 3, सेट कंटेनिंग 4, ठीक है, इस तरह से। मतलब ऐसे ही E5 लिखोगे सेट कंटेनिंग 5, सेट कंटेनिंग 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एलिमेंट्री इवेंट मतलब सिंगल एलिमेंट होगा। ओके, अब ये बोल रहा है कि तो O1 O2 O3 इस तरह से एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। What should be the value of the constant C such that probability of OI is C times 1/3 की पावर I? अब देखो हर I की प्रोबेबिलिटी जो है, अब क्वेश्चन 3 की बात कर रहा हूं मैं। सो इन दैट के क्वेश्चन नंबर 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ OI is C टाइम 1/3 की पावर I, फाइन, ठीक है ना। तो तुमसे ये पूछा है अब इसमें कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, ठीक है, वैल्यू ऑफ C such that this will be the probability measure in S. This is probability measure, मतलब probability की जो definition है उसके अकॉर्डिंग summation of I to infinity C 1/3 I will be 1। करेक्ट करेक्ट, हाँ हम जानते हैं कि सबको सम करेंगे। जैसे यही एग्जांपल देख लो, जैसे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है 1 आने की 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6 और 6 आने की 1/6, सबको ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। हेड आने की 1/2, टेल आने की 1/2, तो 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई आई के केस कंसीडर कर रहा हूँ, सेम चीज यहाँ है। तो हमें गिवन है ये प्रोबेबिलिटी है, दिस इज प्रोबेबिलिटी मेजर, मतलब प्रोबेबिलिटी मेजर और प्रोबेबिलिटी वर्ड सेम है। तो प्रोबेबिलिटी मेजर बोला है, इसका मतलब ये है कि एक तो ये नॉन नेगेटिव होगा, OI > 0 होगा। प्रोबेबिलिटी का पहला कंडीशन, डेफिनेशन याद है ना प्रोबेबिलिटी का, तो उसकी पहली कंडीशन ये थी। और दूसरी कंडीशन क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा शुड बी 1। तो ओमेगा क्या होता है? हर एलिमेंट्री इवेंट का यूनियन, तो मतलब उसका समेशन ले लो। तो समेशन इसका कर दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ OI's I फ्रॉम 1 से इंफिनिटी दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। टोटल सम जो होगा हर एक एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऐड करके तुम अगर एक एक एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा टोटल, तो ये टोटल 1 हो जाएगा। अब ये समेशन निकाल लो। अब जिन लोगों का मैथ थोड़ा ठीक होगा वो कर लेंगे। C × 1/3 की पावर I इज इक्वल टू 1। सर ये GP के इनफिनिट फॉर्मूले से हो जाएगा। राइट राइट, तो C बाहर कर लो। अब ये ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा होगा, पावर 1 रखेंगे तो 1/3, 1 से स्टार्ट किया था ना क्वेश्चन में, हाँ। 2 रखेंगे तो 1/3 स्क्वायर, 3 रखेंगे 1/3 क्यूब, और ये चलता रहेगा इन्फानाइट तक इक्वल टू 1। बताओ जी GP के इन्फानाइट सम क्या होता है? सर A/1 minus small f r। A/1 minus r। या सो 1/3 / 1 - 1/3। हाँ कोई और भी कुछ पूछ रहा था, बोलो भाई।
तो सर हम ये पूछ रहे हैं ना कि इसे मतलब से यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जैसे हर एक मतलब जितना भी सैंपल स्पेस बनेगा इसमें से सारा में सिंगलटन सेट रहेगा, मतलब अलग हाँ अलग सबके सब में रहेगा। हाँ, एलिमेंट्री इवेंट बोल दिया ना, वर्ड को पकड़ो, वाइज कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट है, एलिमेंट्री इवेंट बोला है इसीलिए। तो सब सिंगलटन होगा इस क्वेश्चन के केस में स्पेशली। जैसे E1 E2 E3 E4 इस तरह से है, तो ये 6 है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे इन्फिनाइट है, तो सब में एक एक एलिमेंट है। और तो हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सम 1 होगी, तो ये तो ऐसे लिख दिया था कंडीशन। बस ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा कितना होता है, ये डेफिनेशन में था ना 1, और ओमेगा का मतलब है सबका यूनियन लेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। सो दिस विल इम्प्लाई दिस। अब a अपॉन 1 माइनस आर, आर है ना कॉमन रेशियो, तो 1/3 का चल रहा है, फर्स्ट टर्म a होता है, तो a अपॉन 1 माइनस आर कितना हुआ, c इंटू 1/3 अपॉन 2/3 इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 कट गया, 2 इधर भेज दो, c बराबर कितना आया 2। चेक करो पीछे आंसर दिया इसने 2। अभी भी इसमें किसी को डाउट है 11th क्वेश्चन में? एक बार आंसर चेक कर लो, बुक के पीछे आंसर शायद दिया होगा, और जाओ मैं देख लूँ। सर 2 ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, आंसर दिया कि नहीं दिया, दिया है। तो ये एक्सरसाइज है हमारा पहला वाला, फर्स्ट चैप्टर 1, ये 1 का 11, हाँ ठीक है 2 आंसर है। सर 14 बता दीजिए। 14 ठीक है, 14 देखो भाई, 14 क्वेश्चन है, find the sample space of the random experiment which consists of tossing a coin infinitely many times. Find the sample space of the random experiment, ठीक है, sample space of a random experiment which consists of tossing a coin infinitely many times. और is this sample space discrete, क्या ये discrete होगा? तो देखो मुझे ये समझाओ, जो ये क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, एक बार टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होता है? सर h, t। h, t फाइन। अगर 2 बार टॉस करते हैं तो? सर h, th, ht, tt। हाँ, 3 बार टॉस करेंगे तो? सर यही बढ़ जाएगा, है ना, 3 बार h। ऐसे ही HHH है ना, TTT, मतलब ऐसे ही HHH, फिर HHT, फिर HTH, HTT, इन तरीके से होगा, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, 8 होंगे ना टोटल। ऐसे ही तो इसमें कितने हैं, 2 है, इसमें कितने हैं, 4 है, इसमें कितने हैं, 8 है, चलता रहेगा। अब क्या है बोला तुम्हें, कितनी बार तुम क्रॉस कर रहे हो, ऐसे 4 बार करोगे, 5 बार करोगे, हम क्वेश्चन पे आते हैं। कितनी बार टॉस किया, इनफाइनाइट टाइम। तो अब तुम्हें खुद भी नहीं पता है कि मतलब इनफाइनाइट टाइम लिखोगे कैसे, से मैं ऐसे लिख देता हूँ H डॉट 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 लगा दो, ये हो गया। फिर ऐसे ही HT, मतलब इस तरह तुम सारे एलिमेंट लिख नहीं सकते ना, इनफाइनाइट है, तो बस तुम एक चीज इमेजिन कर सकते हो, ओके तो इस तरह के नंबर्स होंगे, मतलब तो इसको तुम्हें स्पेशली लिखना मतलब मुश्किल है, जैसे मैं लिख कोशिश करता हूँ। जैसे क्या लिखेंगे, जैसे पहला क्या होगा, H कितनी बार, पहला आउटकम जो होगा कितनी बार होगा H? बताओ भाई। सर इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स। हाँ, इनफाइनाइट टाइम लिख नहीं सकते तुम ना, तो बस ये चीज़ है, ऐसे तुम डॉट डॉट पे छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हें इनफाइनाइट टाइम लिखना है। तो या फिर एक और ऑप्शन हम ऐसा कर सकते हैं, सिंबल फॉर्म में लिख सकते हैं मैथमेटिकली, है ना। एक्चुअली एक तो इनफाइनाइट आउटकम है इसमें, और पहली बात इनफाइनाइट आउटकम है और इनफाइनाइट टर्म्स भी है, जैसे एच ऐसे चल रहा है, बहुत सारे होगा, ऐसे चलता रहेगा ना, क्योंकि जैसे इसमें 8 आए, अगले बार लिखते हो 16 आता है ना, उसके आगे तुम्हारा और 32 होते, तो इसमें ऐसे एच चलता रहेगा, फिर बाद में ऐसे ही बहुत सारे आउटकम्स होंगे। जैसे मान लो कहीं HT, ऐसे सपोज HTH ऐसे इनफाइनाइट, इसमें इनफाइनाइट आउटकम्स, जैसे मान लो ऐसा है T ऐसे लास्ट में चलता रहेगा, तो इनफाइनाइट आउटकम्स जो पूरा तुम लिख नहीं सकते, तो इस तरह से हमने सिंबल में रिप्रेजेंट किया, मान लो, ठीक है। अब क्वेश्चन इनका ये है कि क्या ये डिस्क्रीट सेट होगा, इज दिस सैंपल स्पेस डिस्क्रीट?
तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? व्हाट इज डिस्क्रीट एंड व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस? क्योंकि ये पूछ सकता था, इज इट कॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस। सो डिस्क्रीट सेट सैंपल स्पेसिफिक सेट है, हाँ कॉन्टिन्यूअस सेट। बताओ भाई क्या होता है डिस्क्रीट, क्या होता है कॉन्टिन्यूअस? डिस्क्रीट बोल सकते हैं सर इसको। हाँ मतलब डिस्क्रीट का डेफिनेशन क्या है इन जनरल, कैसे पहचानेंगे डिस्क्रीट होगा कोई सेट? काउंट, जिसमें सर काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर्स, मतलब सर ऐसा नंबर जो मतलब नंबर्स आपका इनफाइनाइट पे जाएगा बट उसको स्टार्टिंग से हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो उसको इसमें बोलते हैं यह है काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर्स। या तो फाइनाइट होगा या काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, यस। या इसको जो काउंटेबल वर्ड यूज किया था इसके लिए दूसरा वर्ड यूज था काउंटेबल। तो अगर सेट काउंटेबल है तो उसको बोलेंगे डिस्क्रीट, और सेट अगर अनकाउंटेबल है तो वो होगा कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस मतलब होगा अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ओके, तो इस तरह से डिस्क्रीट सेट है क्या? तो एक तो इनफाइनाइट, ईच आउटकम में इनफाइनाइट मतलब पॉसिबिलिटी है, लाइक एच 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 इनफाइनाइट टाइम आ रहा है और उसके इनफाइनाइट आउटकम्स भी हैं। तो अगर इसको बताना हो कि क्या ये डिस्क्रीट होगा, मतलब क्या ये काउंटेबल हो सकता है, कैसे डिसाइड करोगे? सर स्टैट्स के टर्म में बोले बताओ। तो जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको बोलता है कि जब हम लोग सैंपल जब लार्ज सैंपल लेंगे तो सर उस केस में हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी वो काफी छोटा हो जाएगा। यानी कि सर जो जैसे जैसे हम एन को इन्फिनिटी तरफ बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो मेरा प्रोबेबिलिटी जो आएगा, प्रोबेबिलिटी मेरा एकदम जो मोर और लेस टेंड्स टू जीरो होते जाएगा। इस केस में वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर्स बोला जाता है। इसी कंडीशन की वजह से सर यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि सर इनफाइनाइट तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे 1/2 करते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी मेरा मोर और लेस जीरो की तरफ ही बढ़ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग से जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग से बोल सकते हैं सर इसको काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर। इसके लिए तुम्हें तो एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, तभी वो पढ़ाएंगे तुम्हें। सेट उसमें आता है काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट। तो ये एक्चुअली सीक्वेंस है, एक्चुअली ईच टर्म इज अ वन सीक्वेंस, है ना? तो सीक्वेंस है और ईच टर्म भी उसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग डिस्क्रीट नहीं होगा। अब इसका प्रूफ मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जैसे एक रिजल्ट आता है, अगर प्रूफ करोगे ये सेट का, अगर मैं कार्डिनलिटी लिखना चाहूँ तो ईच एलिमेंट के पास इनफाइनाइट एलिमेंट है और इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट है। तो आंसर अभी के लिए ऐसा जब में क्वेश्चन नहीं आएगा तुमसे ये नहीं पूछेगा काउंटेबल इनफाइनाइट है कि नहीं बस, लेकिन हाँ ये रियल आंसर के टर्म में इस चीज को समझना जरूरी है। जैसे वहां पे क्या होता है, मुझे ये आ रहा है कि नेचुरल नंबर की पावर, नेचुरल नंबर जो होता है, जैसे इसको तुम अगर रिप्रेजेंट करना चाहोगे सो दैट मे बी बाद में जाके अनकाउंटेबल हो जाता है। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट आएगा, तो वहाँ पे एक बार डिस्कस करना, डी से जो भी पढ़ाएंगे। अगर मैं पढ़ाता तो वहाँ डिस्कस करूंगा, अगर वो पढ़ाते हैं सही सर तो रियल तुम लोग का है ना, उसमें होगा। अच्छा रियल डिटेल में नहीं होगा तुम्हारे सिलेबस में, क्योंकि ये सीक्वेंस जैसा ही है, ईच टर्म इज वन, सीक्वेंस के टर्म्स जैसा है ना। ओके सर सो इसको नहीं कंसिडर कर सकते सर पॉइजन वाला? पॉइजन वाला, एक्चुअली पॉइजन में जो वैल्यू होती है सपोर्ट फंक्शन, वो लाइक एक्स की तुम वैल्यू बता रहे हो ना, जैसे होता है 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। लेकिन यहाँ हमें डिसाइड करना है सेट के बारे में, तो उसको हम उससे शायद मुझे नहीं लग रहा उस तरीके से हम सोचेंगे, क्योंकि ये सेट है। तो सेट, अब सेट की कार्डिनलिटी चेक करनी है, कार्डिनलिटी मतलब कितने एलिमेंट है, तो ये डिसाइड करना है कि इसमें काउंटेबल एलिमेंट है या अनकाउंटेबल एलिमेंट है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन है तो मेरे अकॉर्डिंग अभी आंसर ना होगा। अच्छा आंसर दिया क्या इसने, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 40। एस हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बोला ना। तो इसलिए क्योंकि क्या होगा, मतलब ये अनकाउंटेबल है, मतलब दिस इज नॉट डिस्क्रीट। सो आंसर में भी दिया हुआ है कि नॉट डिस्क्रीट, सो दैट इज नॉट डिस्क्रीट। नॉट डिस्क्रीट क्योंकि अनकाउंटेबल एलिमेंट है। अच्छा प्रूफ कैसे करोगे? सो ये थोड़ा सा रिजल्ट है, उसको तुम्हें रियाज से रिजल्ट देखना पड़ेगा कि
मतलब कोई 1 1 2 फंक्शन तुम्हें जनरेट करना है, तो मुझे इसमें लग रहा है ऐसा केस है, नेचुरल पावर नेचुरल नंबर है, तो इतना देखने की जरूरत नहीं है और इस तरह क्वेश्चन आएगा भी, ये थोड़ा सा सोच सकते हो अगर जिनको चाहे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, तो दिस विल हेल्प यू। और ये ऐसा सेट है और ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल है, तो ये मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, दिस इज अनकाउंटेबल और है भी आंसर। टू प्रूव दिस तो आई नीड, है ना, टाइम फॉर दैट, अगर प्रूव करना हो क्योंकि रियल का कॉन्सेप्ट यूज होगा उसमें। ठीक है, अच्छा अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसकी काउंटेबिलिटी रियल नंबर के इक्वल है, मतलब जैसे इंटरवल 0 1 है वो भी अनकाउंटेबल है, तो 0 1 के बीच उतने ही नंबर हैं जितने रियल नंबर्स हैं, तो कार्डिनलिटी दोनों की इक्वल है ना। तो ये सब थोड़ा कैसे प्रूव करते हैं, तो ये सब एनालिसिस आएगा कि यू जनरेट वन फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट दैट इज बाइजेक्टिव, तो वो सब आ गया कॉन्सेप्ट है, इसको भी छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ। सर 15 बता दीजिए। ओके 15, five fair dice are thrown, what is the probability that a full house is thrown? full house का मतलब क्या है, लिखा है इसने, where 2 dice show one number and other 3 dice show second number. Okay, तो 5 fair dice are thrown, what is the probability that a full house is thrown? तो 5 डाई को तुमने थ्रो किया, ठीक है, सो यू हैव थ्रोन 5 डाइस। तो पहले सैंपल स्पेस क्या होगा, मतलब टोटल नहीं लिखना, नंबर ऑफ एलिमेंट देख लो कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो भाई अच्छा, एक बार टॉस करने पे डाई पे क्या क्या ऑप्शन आ सकता है, मतलब कितनी चॉइसेस हैं फर्स्ट टाइम में, यू आर टॉसिंग 5 डाइस, है ना। सो one dice you have 6 choices, for second die you have 6 choices, for third dice you have 6 choices, for fourth you have 6 and for fifth you have 6, टोटल कितनी चॉइस है, 6 की पावर 5, ठीक है। फर्स्ट डाइस एंड सेकंड डाइस एंड थर्ड डाइस एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 ही है ना, 6 की पावर 5। अच्छा इसको मैं तुम्हें लिख के दिखाऊं तो इट इज लाइक अ नंबर, जैसे मान लो x1 x2 x3 x4 x5, 5 ही डाइस है ना। ओके सो 5 डाइस है, तो मतलब डाइस ऑन फर्स्ट नंबर, नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, नंबर ऑन सेकंड डाइस, नंबर ऑन थर्ड डाइस, नंबर ऑन फोर्थ डाइस, नंबर ऑन फिफ्थ डाइस, ठीक है। तो and each xi can be either 0 or 1, इसमें या तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 0 नहीं होगा, मतलब कोई भी एक आउटकम्स होगा इनमें से, या तो 0 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक हो सकता है, टोटल पॉसिबिलिटी है दिस, ठीक है। ये नोटेशन है, आई कैन बी 1 2 3 4 5, सब तुम्हें मुश्किल ना चाहिए, जस्ट नोटेशन है, टोटल लिखना मुश्किल है, अगर तुम चाहो तो मैं एक दो लिख के बता सकता हूँ, जैसे मान लो होगा 1 1 1 1 1, पांचों डाई पे 1 आया, नेक्स्ट हो सकता है 1 1 1 1 2, ऐसा एंड सो ऑन, लास्ट ऐसी होगा 6 6 6 6 6, ईच डाई शोज 6, तो इस तरह से जैसे तुम 2 के लिए लिखते हो ना, 2 के लिए 36 आता है, 3 के लिए 6 की पावर 3 हो जाता है ना, मतलब 216 आ जाता है, इस तरीके से। ओके अब क्वेश्चन ये है, तो ये सैंपल इसमें समझ आया सबको, किसी को डाउट है तो बोल सकते हो। ओके तो अब मेन क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या प्रोबेबिलिटी है यू विल गेट फुल हाउस। फुल हाउस का मतलब है कि कोई 2 डाइस है जो एक नंबर शो करेगा और अगला 3 डाइस है वो एक नंबर शो करेगा, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा 5 हमारे पास डाइस है, ठीक है, 5%, तो कोई 2 नंबर है वो सेम आउटकम शो कर रहा है, ठीक है, और अगला 3 नंबर जो है वो सेम आउटकम है, तो ऐसे कितने आउटकम्स होंगे। देखो टोटल तुम्हारे पास 6 की पावर 5 है, तो ऐसे काउंट करना तो मुश्किल है, तुम्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही लगाना पड़ेगा कि ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिसमें 2 आउटकम एक जैसा है, बाकी 3 एक जैसा है। बताओ तुम लोग डिसाइड कर पाओगे। कोई भी 2 एक जैसा हो, तुमने फिक्स नहीं किया है। 6 into 1 into 5 into 4 into 3।
6 into 1 into क्यों ऐसा? 5 into 4 सर सॉरी सर 6 into 5 30 क्यों ऐसा क्यों? मतलब दो नंबर तुम सेलेक्ट कर लो, यू आर सेलेक्टिंग जस्ट 2 नंबर, है ना? यस सर। मुझे ऐसे टोटल पॉसिबिलिटी काउंट करनी है, ऐसे कितने होंगे जहां 2 नंबर एक जैसे हैं और बाकी 3 नंबर एक जैसे हैं। तो पहले तो तुम क्या करो, व्हाट आई विल डू, कोई 2 नंबर एक जैसा होगा, कोई 3 नंबर एक जैसा होगा। सर 6 into 5 into 5 factorial upon 2 factorial सर 6 into 5 into 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial हो जाएगा। क्यों? मुझसे एक्सप्लेन करो। 6 into 5 into सर उसके बाद उसका परम्यूटेशन बना देंगे अगर तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अगर उसका परम्यूटेशन बना देंगे सारे कॉम्बिनेशंस का। ओके, मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो ये तो हो गया, ठीक है। 5 नंबर को अरेंज करने का तरीका जहां 2 एक जैसा है 3 एक जैसा है, करेक्ट। तो ये हुआ अरेंजिंग 5 नंबर्स व्हेन यू हैव, ठीक है, ये तो अरेंजमेंट हो गया। इंटू 30 इनटू 30, 30 क्यों? 6c2, 6c2 कितना होगा? ओके 15 होगा, ओके। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ऐसे कुछ है। पहली बात तुम्हें 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। जैसे मैं अभी फिक्स कर देता हूँ, एग्जाम्पल तौर पे मान लो यहाँ 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ 2 2 2, अपनी मर्जी से मान ली, एक केस है ये फिक्स केस, 1 1 2 2 2 हो गया। अब इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? मतलब टोटल 5 नंबर है, 2 एक जैसा है 3 एक जैसा है, तो ये टोटल तुमने पढ़ा होगा एक तरीका, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिस्ट्रिक्ट एन ऑब्जेक्ट, हाँ, इन विच k objects are of one kind या k1 are of one kind, k2 are of other kind। तो k1 फैक्टोरियल इंटू k2 फैक्टोरियल, ये बिल्कुल परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है इसमें। तो ये तो टोटल 5 नंबर को अरेंज करने का तरीके हैं जिसमें 2 एक जैसा है 3 एक जैसा है। अब क्वेश्चन है वो 2 नंबर क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट दोज 2 नंबर यू कैन सेलेक्ट। जैसे एग्जांपल तौर पे मैंने 1 2 सेलेक्ट किया है, मैंने 1 की जगह 1 2 की जगह हम 3 4 भी ले सकते हैं, 5 6 भी ले सकते हैं। तो मेरे पास टोटल कितनी चॉइसेस हैं? 6 चॉइस है, मतलब 1 से 6 तक। उनमें से मैं कोई भी 2 नंबर ले सकता हूँ। हमारे पास टोटल कितनी चॉइस है? 6 चॉइस है, उन 6 में से कोई भी 2 नंबर मैं ले सकता हूँ। जैसे मैंने 1 लिया और 2 लिया। अच्छा, उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा का मतलब क्या है कि मैं 1 को यहाँ 2 बार लिया मैंने और 2 को 3 बार लिया है, ऐसा कर सकता हूँ मैं कि 2 को 2 टाइम्स लेता हूँ और 1 को 3 टाइम्स लेता हूँ। तो इसके 2 और पॉसिबिलिटी, मतलब इंटू 2 क्यों किया? देर आर 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो फिर समझो क्या किया हमने। पहले हमने 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए अपनी मर्जी से, 1 से 6 में से तुम अपनी मर्जी से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लो, मान लो 2 3। अब हमें उसमें फिट करना है। तो इस तरीके से 2 एक जैसा होगा, मतलब 2 नंबर सेम होंगे और अगला 3 नंबर सेम होगा। सो वी हैव टू अरेंज दिस 5 नंबर्स। 5 नंबर्स परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन फैक्टोरियल। अगर डिस्टिंक्ट है तो, अगर रिपीट हो रहा है तो यू हैव टू डिवाइड बाई सिमिलर टाइप। तो हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, 3 फैक्टोरियल डिवाइड किया, तो 2 एक जैसा है 3 एक जैसा है। इंटू 2 क्यों किया? वो इंटरचेंज हो सकता है चीजें, जो नंबर 2 बार है उसको हम 3 बार ले सकते हैं, जो 3 बार है उसको 2 बार ले सकते हैं। तो ये टोटल तुम्हारे पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी मिला है, नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट ई। सर अगर ऐसे मैंने ऐसे किया है कि एक ग्रुप 2 का है एक ग्रुप 3 का है तो 2 वाले ग्रुप में मतलब एक ग्रुप में 6 आ सकता है और दूसरे ग्रुप में 5 आ सकता है। तो वैसे मैंने 30 कॉम्बिनेशंस निकाल लिए थे। हाँ ठीक है, वही बात मैंने वही किया एक्चुअली। 6c2 फिर इंटू 2 करेंगे तो वही आएगा। सोचने के तरीके अलग हो सकते हैं, मतलब आंसर सेम रहेगा। तो ये चीज़, अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर लो क्या आता है। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, देखते हैं आंसर मैच करता है क्या। 30 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है अपॉन 3 फैक्टोरियल, को कैंसिल कर दो 10, ये 300 आ गया।
तो 300 तो ये है टोटल तुम्हारा आउटकम। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जैसे वर्ड यूज किया था इसने, फुल हाउस, फुल हाउस। तो ये है तुम्हारा 300/6/5। अब 6/5 क्या होता है पता नहीं, तो इसमें आंसर कैसे दिया है? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15 था, तो 15 का आंसर है 25/648। तो सिंप्लीफाई किया है इसने। चलो करके देख लेते हैं। 300 ऊपर है और नीचे है 6/5, 6 6 6, इस तरह से 5 बार है। तो चलो कैंसिल करके देखो। तो एक 6 से काटोगे 300 को कितना आएगा? 6 5 या 30, 50, है ना? और काटोगे, एक से काटो 25 हो गया और एक 3 हो गया, तो ऊपर बचा 25 और नीचे है 6 इंटू 3, कितना आएगा? 25 कितना, 216 × 3, कितना? 216 × 3, 648 648। ठीक है, हाँ ठीक है, 648 करेक्ट है, यही आंसर बुक में भी है। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये सब क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली क्वेश्चंस की कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ क्वेश्चंस, राइट? मतलब क्वेश्चन की अलग अलग वैरायटी हो सकती है। जैसे हम अभी हम कौन सी बुक देख रहे हैं? साहू वाली बुक देख रहे हैं, तो उसके एक साइज में ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें पता हो, फिर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम अच्छे होगे। मतलब मैं ऐसा तुम्हें पता ही है सब चीजें, उसमें हेल्प कर रहा हूँ थोड़ा। हाँ नेक्स्ट बताओ अगला। सर 17 बता दीजिए। 17 इन अ पर्टिकुलर softball league, okay, each team consists of 5 women and 5 men. In determining a batting order for 10 players, a woman must bat first and successive batters must be of opposite sex. How many different batting orders are possible for a team? मतलब एक टीम में 5 वुमेन है 5 मेन है, ये 10 लोग हैं टोटल, 5 वुमेन 5 मेन। और इसने बोला है कि मुझे 10 बैट्समैन का ऑर्डर फिक्स करना है। तो वुमेन स्टार्ट करेगी और अल्टरनेट साइन होगा, मेल फीमेल इस तरह से, फीमेल मेल। तो हाउ मेनी डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर, ये तो कर लेना चाहिए तुम्हें। ये फिर से बोल रहा हूँ, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो तुम्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा करना होगा इस बेसिक प्रोबेबिलिटी के लिए। ओके सो 17 में क्या है देखो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तुमने 10 बॉक्स बनाए, तो फर्स्ट फिक्स हो गया तुम्हारा कितना है? फर्स्ट कौन स्टार्ट करेगी? वुमेन, फीमेल से स्टार्ट करेगी। सेकेंड फिर किसका टर्न होगा? मेन का, फिर वुमेन मेन, ऐसा था ना? फिर वुमेन मेन वुमेन, ठीक है। 10 का है ना, तुम्हें 10 का करना है, तो वुमेन कितना? 1 2 3 4 5, ठीक है। मेन का ये 5 है। ओके, इस तरीके से अब तुम्हारे पास 5 मैन है 5 वुमेन। सो हाउ मेनी वे यू कैन अरेंज देम? अब बताओ 5 डिफरेंट मैन को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? हाउ मेनी डिफरेंट वे यू कैन अरेंज 5 वुमेन? पहले ये बताओ। 5 वुमेन, 5 डिफरेंट, ऑब्वियसली एक टीम में 5 अलग अलग ही लोग होंगे, तो 5 डिफरेंट वुमेन्स हैं। सो 5 पर्सन्स कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वे? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5, राइट। जिन लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए बता दूं, n persons can be arranged on a line in n factorial ways. Number of permutation of n object is equal to n factorial, taken all at a time, npn। इसको तो 5p 5p बोल सकते हैं। तो ये मैंने वुमन का अलग से फिक्स वो किया है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 5 वुमेन्स एंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 5 मेन, कितना होगा? 5 men can be arranged in how many way? 5 सर इसमें फैक्टोरियल Again 5 factorial। टेकन डिफरेंट है क्या? मतलब वुमेन यूनिक लिया है? ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, क्योंकि तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। टीम है ना, तो 5 अलग अलग वुमेन होंगी, 5 अलग अलग मैन होगा ना, एक ही आदमी 5 बार खेले नहीं जाएगा।
ठीक है ना, पर्टिकुलरली 5 टीम है ना, एक टीम ओके में सर। 3 लोग, ठीक है, तो ये ऑब्वियस आंसर यही है। क्या आंसर क्या है इसका? हाँ ठीक है, आंसर यही है। ओके, सो यही वाला आंसर दिया है, तो ये जस्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। ओके, तो बस मेन कलर डिसाइड करना था, वुमेन कलर डिसाइड करना है, क्योंकि ऑर्डर फिक्स कर दिया इन्होंने, पोजीशन फिक्स हो गया। तो अब मेन की पोजीशन में मेन ही आएगा, तो 5 different मेन्स कैन बी अरेंज्ड ऑन 5 पोजीशन इन 5 फैक्टोरियल ways, 5 वुमेन कैन बी अरेंज्ड ऑन 5 पोजीशन इन 5 फैक्टोरियल ways। ठीक है, तो जिन लोगों ने ट्राई किया उनको ज़्यादा समझ आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा होता है एक बार जिन्होंने ट्राई किया तो उनको ज़्यादा समझ आएगा, सेकंड टाइम में तुम्हें और अच्छा समझ आएगा, मतलब जब तुम खुद कर रहे होगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यस, सर क्वेश्चन नंबर 6 के बारे हिंट दे दीजिए ना सर, मेरा आंसर करेंगे नहीं आ रहा सर एग्जैक्ट। 6 में हाँ बस खाली हिंट दे दीजिए ना, हमको एक गड़बड़ कर रहे हैं कहीं पे। सर इसमें इन्फिनिट सम से हो जाएगा शायद। हाँ वो तो होगा, लेकिन कैसे आंसर नहीं आ रहा। द फर्स्ट वन टू रोल एन इवन नंबर विंस। अच्छा, तुम लोग डिस्कस करना, जिन लोगों ने किया है पहले उसके साथ डिस्कस करो, जिन लोगों ने किया है फिर देखना, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछो। 17 से सीधा तुम 6 पे आ रहे हो। हाँ, ये सिर्फ एनसीईआरटी में इस तरह क्वेश्चन हैं, मतलब या तो पहला नंबर 2 आ जाए या 3 आ जाए, या सॉरी 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए, ये ना, द फर्स्ट वन टू रोल एन इवन नंबर विंस एंड द गेम इज सर एंडेड। 4/7 आएगा क्या आंसर? हाँ आंसर 4/7। याद तो नहीं है, 6 का देख। यस सर 4/7 आंसर है ठीक सर। है, तो जिसने कर लिया वो उससे हेल्प करो, है ना, तो क्लास में पहले एक दूसरे से कंसल्ट करो, और अगर उनसे समझ नहीं आता देन यू आस्क मी, ठीक है। सर मेरा हो गया। हाँ ठीक है, तो उसको समझा देना शुभेंदु को व्हाट्सएप पे या कल ग्रुप में कॉल। सॉल्यूशन भेज देना है ग्रुप में। हाँ, सॉल्यूशन भेज देना या कॉल कर लेना शुभेंदु तुम, वो समझा देगा, नहीं ओके समझ सर। आता तो ठीक है। एक दूसरे से हेल्प लो, ठीक है, अच्छा रहता है, क्योंकि फ्रेंड हो सकता है बेटर तरीके से समझाए कि अपने तरीके से समझा सकता है, क्या, नहीं तो फिर मुझसे पूछना। ओके, 17 के बाद कोई क्वेश्चन? सर 20। 21 या 20? सर 20। ओके, an urn जो भी urn है contains n white, है ना, n white का है काउंटर नंबर्स 1 through n। ओके, n black counters numbered from 1 to 1 through n, ठीक है, n red counters, ओके, नंबर फ्रॉम 1 to n। इफ मतलब 3 डिफरेंट इस तरह के हैं, तो n काउंटर्स हैं वाइट कलर के, ऐसा नंबरिंग दिया हुआ है, लेबलिंग है 1 2 3 n तक। ब्लैक काउंटर्स हैं जिसमें नंबरिंग है 1 2 3 अप टू n, और रेड काउंटर्स हैं 1 to n, ओके, 1 2 3 5 इस तरह n तक। इफ 2 counters are to be drawn at random without replacement, okay, if 2 counters are to be drawn at random without replacement, ठीक है, what is the probability that both counters will be of the same color or bear the same number? okay, तो यहाँ थोड़ा सा तुम्हें मे बी यू कैन यूज यूनियन कॉन्सेप्ट। तो ई क्या होगा? गेटिंग सेम कॉलर, ठीक है, एक ऐसा यूज करो, और एफ ले लो, गेटिंग सेम नंबर, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ तुम्हें पता है क्या होगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, सेम नंबर और सेम कलर, ठीक है, इंटरसेक्शन है सेम नंबर एंड, इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है, ठीक है, सेम कलर। तुमसे पूछा क्या है इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट both counters will be of the same color or bear the same number, मतलब probability of E union F, और मतलब यूनियन, तो तुमने पूछा है probability of E union F, probability of E union F, ठीक है, सो ये पूछा गया है तुमसे।
तो क्या होगा फॉर्मूला, बोलो, यूनिट फॉर्मूला बताएं सब लोगों को। कोई बताओ भाई। पीई प्लस पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन एफ। पीई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था, तुम्हारे पास 3 डिफरेंट कलर के काउंटर हैं और ईच कलर में n काउंटर्स हैं, ठीक है। ओके, तो पहली बात तुम्हें 2 काउंटर सेलेक्ट करना है। पहले ये बताओ टोटल काउंटर्स कितने हुए। पहले मैं ओमेगा निकाल लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी इन ओमेगा, सैंपल स्पेस, ओमेगा सैंपल स्पेस है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओमेगा कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओमेगा। तुम्हें 2 काउंटर सेलेक्ट करने हैं। टोटल कितने काउंटर्स हैं, 3n, 3 राइट। काउंटर। 3 डिफरेंट कलर के हैं, मतलब एक कलर के n काउंटर्स है, 1 2 3 n तक। दूसरे कलर के 1 2 3 n तक है। तीसरे कलर के 1 से लेके n तक है। तो n प्लस n प्लस n, टोटल 3n काउंटर्स हैं। और उन टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल कितने, मुझे 2 काउंटर सेलेक्ट करना है। तो सैंपल स्पेस में क्या होगा, मुझे टोटल में से 2 सेलेक्ट करना है, 2 आई हैव टू सेलेक्ट। तो सैंपल स्पेस में होगा 3n काउंटर में से मुझे 2 काउंटर सेलेक्ट करने हैं, 3nc2। ये ओमेगा की नंबर ऑफ एलिमेंट बता रहा है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 काउंटर्स आउट ऑफ ऑल काउंटर्स। ओके, अब आता हूं इधर मैं ई पे। ई का मतलब है गेटिंग सेम कलर। तो मैं अलग अलग फाइंड कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट इन हमने फाइंड किया है ओमेगा, एंड दैट वी गेट 3nc2। अच्छा, अब आता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई का मतलब है गेटिंग सेम कलर। तो तुम्हें 2 काउंटर सेलेक्ट करना है, वो दोनों सेम कलर का होगा। तो फिर ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ, गेटिंग सेम कलर, गेटिंग सेम कलर, ये इसका मतलब था। अब थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सेम कलर का मतलब क्या है, आइदर इट कैन बी व्हाइट और ब्लैक और रेड। और का मतलब क्या बताया था, एडिशन, प्रोबेबिलिटी के सेंस में। सो आइदर यू विल गेट, तुम्हें तो 2 काउंटर यू वांट टू सेलेक्ट, सो आइदर बोथ काउंटर में बी, एक ऑप्शन है बोथ काउंटर विल बी, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, बोथ मे बी बोथ आर व्हाइट, और मतलब मैं प्लस कर रहा हूं, बोथ क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, और नेक्स्ट कलर क्या है, ब्लैक, बोथ मे बी ब्लैक, और क्या हो सकता है, बोथ रेड। हाँ बोथ रेड। ओके, बोथ रेड। नाउ यू टेल मी, दोनों व्हाइट काउंटर होने चाहिए। कितने व्हाइट काउंटर टोटल है, n, और तुम्हें कितने सेलेक्ट करने हैं, 2, तो nc2 हुआ, और प्लस अगेन ब्लैक काउंटर कितने हैं, n, तो nc2, और नेक्स्ट क्या होगा ऐसे ही। सर ये कलर वाला तो क्लियर था, लेकिन वो नंबर वाला क्लियर नहीं हो पा रहा था। समझ, अभी समझ आया, अभी भी एक्सप्लेन करो दोबारा, ये समझ, या फिर सर ये ठीक है। सेम, अच्छा, ये तो तुम्हें पता हाँ है, सर, ओके। सर ओके, सेम नंबर वाला नहीं क्लैरिटी आ पा रही। ओके, यहाँ तक ठीक है, ये फाइन। ओके, चलो नंबर ऑफ एलिमेंट, हाँ मैं आता हूँ अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। मतलब ई वाला तुम्हें ठीक है, समझ आ रहा है। एफ पे आते हैं, तो एफ पे आते हैं, एफ का मतलब है गेटिंग सेम नंबर। ओके, अच्छा अब मुझे ये समझाओ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट, अभी प्रोबेबिलिटी मैंने लिख दिया यहाँ पे। अरे ये भी प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहे हैं। पी हटा देना, क्योंकि पी होगा जब हम डिवाइड करेंगे सैंपल स्पेस से। सो हम जस्ट काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सो एन बाहर लिखने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। सो नंबर ऑफ सेम नंबर, ओके। अब जरा इसको अच्छे से देखो, सेम नंबर का मतलब क्या है, आइदर बोथ आर 1। नंबर्स कितने हैं ये बताओ, नंबर्स है 1 2 3 अप टू n। सो आइदर 3 तुम्हारे पास देखो, 1 एक है 1,
व्हाइट कलर का, एक है 1 ब्लैक कलर का, एक है 1 रेड कलर का, 3 कलर है। अब 3 कलर में तुम्हें 2 सेम कलर चाहिए, कितने तरीके होंगे? मतलब 1 1 1 3 डिफरेंट कलर का है, मुझे 2 1 सेलेक्ट करना है, 3 में से 2 सेलेक्ट करना है, तो हाउ मेनी वे आई हैव? फिर से रिपीट कीजिएगा सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ, देखो काउंटर कैसे था, तो मैं अगर यहाँ काउंटर बनाऊँ, देखो इसको मिटा के मैं दे देता हूँ, इसका आंसर ऊपर लिख देता हूँ मैं। इसका आया था 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। जरा समझो, मैं भी अलग अलग कलर लेता हूँ। जैसे मेरे पास, चलो पहला मैं स्टार्ट करता हूँ, व्हाइट तो नहीं लिख पाऊंगा इस पर, तो व्हाइट की जगह कोई और कलर लेता हूँ। मान लो ये, जैसे एक काउंटर है, फर्स्ट काउंटर, ये व्हाइट की जगह मैं ये कलर यूज कर रहा हूँ जो भी है 2। इस तरह इसका काउंटर है एन तक। फिर अगला जो है ब्लैक वाला, अब देखो मैं ब्लैक लिखता हूँ, तो ब्लैक काउंटर 1 से स्टार्ट होता है, 2 3, इसका भी एन तक है। और रेड वाला काउंटर 1 से स्टार्ट हुआ, 2 और इसका भी एन तक है। तो 1 नंबर कितनी बार आया होगा? सर 3 बार। 3 बार। 2 कितनी बार आया? सर वो 3 बार। हाँ, इस तरह से एन कितनी बार आया होगा? सर 3 बार ही आया होगा। मतलब हर नंबर 3 3 बार आ रहा है। फाइन, ओके, नाउ यू कम। तो नंबर ऑफ आउटकम व्हेन बोथ नंबर आर 1 और नंबर ऑफ आउटकम व्हेन बोथ नंबर आर 2। समझ आ रहा है कुछ? तुम्हें सेम नंबर चाहिए, तो या तो दोनों 1 ही आ गया 3 में से, या दोनों 2 आ जाए, और समझ आ रहा है ये, बोथ आर 2 और बोथ आर 3। इस तरह से चलता रहेगा कहां तक? नंबर ऑफ एलिमेंट व्हेन बोथ नंबर आर एन। ओके, अब बताओ, तुम्हारे पास 3 काउंटर है 1 नंबर का, तुम्हें 2 काउंटर सेलेक्ट करने हैं, उनमें से कितने तरीके होंगे? इसी 3C2, 3 काउंटर है 1 नंबर का, 2 सेलेक्ट करना। और अगेन 2 नंबर का 3 काउंटर है, नंबर 2 जिसपे लिखा हुआ है, और मुझे उस पर 2 काउंटर सेलेक्ट करना है। अगेन 3C2, तो ये कितनी बार चलेगा? n टाइम। 10 टाइम्स। तो इसको n टाइम कर लो, तो ये हो गया तुम्हारा n टाइम 3C2, और इसका आंसर है 3C2, आंसर 3C1 के इक्वल होगा, तो 3 ही रहेगा, तो ये 3n आंसर है। ओके, अब ऐसे ई इंटरसेक्शन f निकाल लो। तो अगर नंबर ऑफ आउटकम इन ई इंटरसेक्शन f देखना चाहे, मतलब कलर भी सेम हो और ठीक है ना, कलर भी सेम होगा, और क्या होगा, नंबर भी सेम होगा, और तुम्हें 2 काउंटर है सेलेक्ट करने। क्या ऐसा 2 काउंटर होगा जहां पे कलर भी सेम हो? और सोचो, क्या ऐसा कोई 2 काउंटर है जहां कलर भी सेम है और नंबर भी सेम है? नहीं सर। क्वेश्चन नहीं, जैसे है ना, हाँ, क्योंकि सेम नंबर और सेम कलर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कलर में नंबर्स हैं 1 2 3 n तक, डिस्टिंक्ट कलर है, दूसरे कलर में डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, मतलब ऐसे ही एक कलर में डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, दूसरे कलर में डिस्टिंक्ट नंबर है, तीसरे कलर में डिस्टिंक्ट नंबर है। तो ऐसा नहीं होगा कि, तो ये केस में 0 एलिमेंट आएंगे, मतलब वो डिसजॉइंट है एक्चुअली, तो मुझे इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो सीधा हो गया कि क्वेश्चन अब ये था, प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछा था, ये समझ आ रहा है तुम लोग अब? तो प्रोबेबिलिटी दैट इसमें था आइदर बोथ काउंटर्स विल बी सेम कलर और सेम नंबर, सो सेम कलर और सेम नंबर, तो मैंने इसको ऐसा नाम दिया था, सेम नंबर, सो आई नेम्ड इट एज ई यूनियन एफ। ठीक है ना, वही बात था, सेम कलर को ई नाम दिया, सेम नंबर एफ, और चूंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब ई की प्रोबेबिलिटी, ई में कितने एलिमेंट आए थे? तो ई में यहाँ आया था 3 टाइम NC2, 3 टाइम NC2, और अपॉन टोटल कितने थे? टोटल थे हमारे पास 3n थे, उसने 2 चुना था, प्लस एफ में कितने आए थे नंबर? n टाइम 3C2, और अपॉन है 3NC2, तो एक LCM ले लो, 3NC2, तो 3 टाइम NC2 ये अलग चीज है, और n टाइम 3C2, 3C2 3 आता, तो ये 3n था। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो चाहो तो,
है ना, सिंप्लीफाई करके देख लो या नहीं छोड़ सकते हो, बुक में कैसे आंसर किया है, एग्जाम में अगर आता है इस तरह के ऑप्शन होंगे। तो ये 20 था, इसे सिंप्लीफाई किया n + 1/3 -1, तो इसको सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा। तो ये इनटू है बीच में, ये क्रॉस जो तुम्हें दिख रहा है वो इनटू है, जस्ट इट इज मल्टीप्लाई साइन, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो इसको, यही आंसर आएगा। क्या होता है देखो, nc2 होता है n इंटू n-1/2 प्लस 3n, और 3nc2 होगा 3n इंटू 3n-1/2, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लो चाहो तो हो जाएगा 3n इंटू n-1 प्लस 6n होल अपॉन 3n इंटू 3n-1, मैंने 2 एलसीएम लेके काट दिया। तो यहाँ से अब ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करो, तो n तो कट जाएगा ना कॉमन लेके, n कॉमन लेके काट दो, 3 भी काट सकते हो, तो ये बचेगा 3 इंटू n-1 है प्लस 6, और यहाँ 3 इंटू 3n-1, ऊपर 3 कॉमन लेके काट दो तो बचेगा n-1 प्लस 2 3n-1, तो यहाँ से आया n + 1/3n-1, ठीक है, यही आंसर है पीछे। फाइन, तो इस तरह ट्राई करना, दोबारा ट्राई करना ये सब क्वेश्चंस को, जो जो मुश्किल रहे हैं खुद से बिना देखे, फिर सही है, तुम्हें समझ आएगा तुम्हें सच में दिमाग में बैठा या नहीं बैठा कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो पहले सर असाइनमेंट के क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे। असाइनमेंट अभी चाहो तो छोड़ दो, अभी मेन फोकस करो कि एक बार रहती कि पहले जितना एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी है उतना हो जाए, और फिर हो जाएगा तब मैं बताऊंगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन अगर मैं एक सप्ताह का टाइम दूंगा तुम्हें डिस्कस करने के लिए, तुम एक बार अच्छे से कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे, डेट रखेंगे असाइनमेंट डिस्कशन का, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मिक्स कॉन्सेप्ट हैं, जरूरी नहीं कि चैप्टर 1, जैसे अब अभी चैप्टर 1 था साहू का, तो ये फिक्स है कि चैप्टर 1 में वही क्वेश्चन होंगे जो उसने पहले एटलीस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन किया होगा, बताया होगा क्या है, लेकिन वहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के होंगे, तो उसको हम अभी देखेंगे जब एक बार एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी की टोटल थ्योरी खत्म हो जाएगी। टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो हमने आज डिस्कस क्या किया, मेनली आज हमने कुछ कॉन्सेप्ट नया तो नहीं किए, मेनली हमने डिस्कस किया है, तो वो एक क्वेश्चन रह गया है, तो मतलब वो 3 क्वेश्चन में से, तो हमने आज मैंने जो कराया जो 3 होमवर्क क्वेश्चन था, 3 होमवर्क क्वेश्चन जो थे उसमें से मैंने 2 करा दिया, तीसरे का हिंट दिया है, तुम्हें सॉल्व करना था, ये किया है। और चैप्टर 1 जो साहू वाली बुक है उसके एक्सरसाइज डिस्कस किए हैं। अभी भी किसी को इनमें डाउट रह जाता है तो डिस्कशन नेक्स्ट क्लास। होमवर्क तुम ट्राई करो, जो असाइनमेंट है सॉरी वो ट्राई करो, असाइनमेंट विल डिस्कस लेटर ऑन, क्योंकि असाइनमेंट में मैंने ऐसा नहीं रखा कि ऑर्डर में मतलब पहले आसान मुश्किल ऐसा नहीं समझना, वो ईयर वाइज है, जैसे मैंने पहले 2021 का क्वेश्चन होंगे, तुम देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन या तो 21 का होगा या 2005 का होगा, मैंने कहाँ से उठाए हैं, मतलब या तो स्टार्टिंग से उठाया होगा 2021 का होगा, और अगर पीछे से उठाया होगा 2005 का होगा, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, असाइनमेंट जो भी क्वेश्चन है वो जैम के पूछे हुए क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन जैम का आया हुआ है, तो इससे तुम ये भी डिसाइड कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं असाइनमेंट 1 में जो क्वेश्चन है। तो अभी असाइनमेंट हम डिस्कस करेंगे बाद में, एक बार जब एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी के टोटल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, जब थ्योरीज खत्म हो जाएंगी, लाइक अभी हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड ऑल, फिर आगे बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी, ये सब हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल से पहले तक हो जाएगा, तब असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद रैंडम वेरिएबल स्टार्ट होगा। तो तुम में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं कर पाए होंगे बहुत सारी अलग रीजन की वजह से, तुम्हारा अपना एक सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से, तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर इफ यू आर सीरियस एनफ सो कीप डूइंग, क्योंकि ये अभी जो एफर्ट करोगे ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा उस टाइम पे जब एग्जाम के 2 महीने पहले, वरना क्या होता है एग्जाम के 2 महीने पहले तुम सोचोगे कि मुझे कुछ नहीं आता है कैसे है, अभी चीजों को फेस कर लोगे तो बाद में चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलो तो आज इतना ही रखते हैं ना, और कुछ कुछ पूछना है, कुछ बताना है, एनीथिंग? This is the same homework for those who have not done. Those who have done, you can revise it to see whether you understood in a better way or not. ठीक है? हाँ ना बोलो भाई, कुछ डाउट है किसी को? नहीं सर, नो सर। तो डिस्कस करो, डाउट हो तो अपने आप में डिस्कस करो थोड़ा सा, मतलब खुद से दोस्तों में पूछो, उनसे भी नहीं होता है तो मुझसे पूछो, एंड
सो नेक्स्ट क्लास अगेन आई विल फर्स्ट डिस्कस द डाउट्स, जो भी 3 क्वेश्चन दिए तो उसको अच्छे से कर लो, और ये चैप्टर 1 एक बार अच्छे से कर लो, और जो बच जाएगा फिर उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है, चलो थैंक यू एंड गुड नाइट, टेक केयर।